भीमनगर में बामसेप DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी, इनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी लोग इकट्ठा है। निश्चित ही आज का दिन हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। ये आज ही के दिन 15 मार्च को मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्म पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में, खवासपुर गांव में हुआ था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मान्यवर साहब पूना आए और पूना से उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया, उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं मैं जिनका उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। खासकर इसमें हमारे संत रैदास जी, सदगुरु कबीर साहब, गाड़गे बाबा, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज और बहुजन समाज को जिन्होंने अपने राजपाट में आरक्षण दिया था, कोल्हापुर के राजा शाहू महाराज। और इन संत गुरु और महापुरुषों के आंदोलन को जिन्होंने कानून का रूप दिया, करोड़ों दुखी, वंचित और पीड़ितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों के आंदोलन को मान्यवर कांशीराम जी ने पूरे देश भर में ले गया। इनको मैं नमन करता हूं। मान्यवर कांशीराम जी के चरणों में वंदन करता हूं और इन सभी महापुरुषों की विचारों को अपने मजबूत कंधों पर पूरे देश भर में अपना जीवन लगाकर बहन कुमारी मायावती जी ने जो कामयाब बनाया, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मैं उनको भी नमन करता हूं। आज इस जन्म जयंती समारोह में हमारे बीच में उपस्थित गोंदिया जिला बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हमारे बड़े भाई परम सम्मानित पंकज वासनिक जी, डॉक्टर कुलकर साहब, आदरणीय अनिल बावने जी, और इस बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से पूरे जिले में गांव-गांव तक और घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हमारे 23 तर्रार अध्यक्ष आदरणीय पूर्व पार्षद सुनील भरने जी, मंच पर उपस्थित है हमारे पार्षद महोदय आदरणीय संडेगुरु जी, जयंती समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डोंगरे जी, और वाराणसी से हमारे बीच में खोबरागढ़ जी भी हमारे ओबीसी समाज के हैं, और हमारे साथी मोहसिन खान जी, वाराणसी से हमारे प्रकाश सागर जी जो हमारे फूले साहू अम्बेडकरी गीत के प्रख्यात गायक है, वहां जगह जाते हैं, आज आपके बीच में भी आए हुए हैं। और इस भीमनगर के मैदान में बड़ी संख्या में काफी दिनों के बाद इस जन्म जयंती समारोह में आप मुझे सुनने आए हुए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, ढेर सारे हमारी माता बहनें और नन्हे मुन्ने बच्चे। साथियों, निश्चित ही हम लोगों के लिए आज बहुत मंगलमय दिन है। मान्यवर साहब कांशीराम जी ये अपने परिवार में सबसे बड़ी संतान थी। पढ़ाई लिखाई के बाद सन 1964 में पूना के पास DRDO नाम का एक भारत सरकार का उपक्रम है, वहां पर नौकरी करने के लिए आए। जब मान्यवर साहब नौकरी करने के लिए आए तब तक उनको ये पता नहीं था कि बाबा साहब कौन है, वो नहीं जानते थे। उनकी उम्र 30 वर्ष की थी। जिस संस्थान में उनकी नौकरी थी वहां पर एक घटना घटी और उस घटना की वजह से उनको जानने का मौका मिला कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे।
उस घटना में जिस व्यक्ति ने हड़ताल की थी, दीना भाना नाम के आदमी ने, उसने साहब को एक किताब दिया। उस किताब का नाम है एनालिसिस ऑफ कास्ट, जो बाबा साहब अंबेडकर ने 1935 में लाहौर में जात पात तोड़ो मंडल में एक सभा बुलाई थी, और उस सभा के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर थे। उस सभा में उनका भाषण होना था, भाषण लिखित होता था। तो जात पात तोड़ो मंडल ने भाषण बुलाया बाबा साहब अंबेडकर का, और जब भाषण पढ़ा तो मंडल वालों ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर, आपका ये भाषण अगर लाहौर में होगा तो लाहौर में दंगे भड़क जाएंगे, इसमें आप बदलाव कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इसकी एक लाइन बहुत दूर की बात है, इसका एक कामा भी नहीं बदला जा सकता। आप मेरा भाषण कराओ तो ठीक है, ना कराओ तो ठीक है। 1935 में भाषण हुआ नहीं, वो बाद में किताब बन गई, और उस किताब का नाम बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद। यह किताब कांशीराम जी को दी गई 1964 में। इस किताब को साहब कहते हैं कि मैंने घर जाकर, जिस कमरे में मैं रहता था वहां जाकर मैंने रात भर में 6 बार पढ़ी। एक बार में मुझे समझ में नहीं आई। आप लोग भी पढ़ोगे तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि माननीय साहब जैसे आदमी को वो किताब जब 6 बार में समझ में आई, तो आपको तो ज्यादा कुछ समझता नहीं है, कितने बार में समझेगी मुझे पता नहीं। तो साहब कहते हैं कि मुझे 6 बार में ये बात समझ में आई कि इस देश में हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, हमारी कुटाई पिटाई होती होगी, हमारी बहु बेटियों के साथ बलात्कार होता होगा, हमारा अपमान होता होगा, हमारे हक छीने जाते होंगे, उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो है जाति। वो क्या है? जाति। बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि जाति इतना बड़ा शैतान है, आप जिस भी दिशा में जाओगे ये आपका रास्ता रोक देगा। चाहे आप नौकरी करने जाओ तो आपका रास्ता रुकेगा। आपके गोंदिया का कलेक्टर हमारे बालाघाट जिले में आया था, कलेक्टर जैसी बड़ी पोस्ट पर था, पर लोग क्या बोलते थे, कौन है? जाति बीच में आई कि नहीं आई? इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक जज था, भगवान दास सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ, 72 जाति का था। भगवान दास कहते थे कि इस देश में कुछ लोग हैं जो सड़कों पर अपनी जात बोलते हैं तो उनका सीना 3 इंच फुल जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जाति छुपाते हैं और जाति बता देते हैं तो उनका सीना 3 इंच नीचे घुस जाता है। जाति। बाबा साहब कहते हैं कि इसको खत्म करे बगैर तुम किसी भी क्षेत्र में सम्मान का जीवन नहीं जी सकते। राजनीति में जाओगे तो आपका जाति पीछा करेगी। आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितना बढ़िया भाषण देते हैं, आप कितने चरित्रवान हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग पूछेंगे कौन है रे, फलानी जाति का है, दाल चूल्हे में डाल इसको। उसका उदाहरण है 1955 में बाबा साहब अंबेडकर जब भंडारा में खड़े हुए। बाबा साहब अंबेडकर जब भंडारा में खड़े हुए तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति पूरे दुनिया में शायद कोई है। वो भारत के संविधान निर्माता थे, वो अर्थशास्त्री थे, उनके पास 32 डिग्री और 4 PhD थी। बाबा साहब के पास 32 डिग्री और 4 PhD थी। पहली डिग्री पढ़ोगे और आखिरी में जाओगे तो पहली भूल जाओगे, इतनी सारी डिग्रियां थी। उस बाबा साहब अंबेडकर को भंडारा में क्यों हराया गया? सिर्फ इसलिए हराया गया कि बाबा साहब की जाति बीच में आ गई कि नहीं आ गई? अगर बाबा साहब उस जाति के नहीं होते दोस्तों तो बाबा साहब के हारने का कोई भी कारण नहीं था क्या? कोई भी कारण नहीं था। बाबा साहब कहते हैं इसको खत्म करो, खत्म करे बगैर जिंदगी के किसी क्षेत्र में जाओगे सक्सेस नहीं हो सकते। व्यापार के क्षेत्र में जाओगे तो पूछा जाएगा कौन है, किसकी दुकान है, किसका धंधा है, किसका पेट्रोल पंप है, पूछेंगे। जिस भी दिशा में जाओगे लोग पूछेंगे, इसलिए खत्म करो। कांशीराम जी कहते कौन खत्म करेगा? अगर मैं किसी से कहूं कि तुम खत्म कर दो, एक उंगली का इशारा उसके तरफ होगा, लेकिन 4 उंगली का इशारा मेरे तरफ होगा। कांशीराम साहब ने कहा व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? किससे बोलो खत्म करो, मैं खत्म क्यों नहीं कर सकता हूं? प्रण कर लिया उसी रात को, नहीं करूंगा सरकार की नौकरी, नहीं करूंगा सरकार की नौकरी, नहीं करूंगा मैं शादी और विवाह, नहीं बसाऊंगा परिवार, मैं खत्म करूंगा। उसी रात को तय कर लिया कांशीराम साहब ने कि मैं खत्म करूंगा। 30 साल का एक नौजवान प्रण ले लिया उसी रात को कि मैं खत्म करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर तुम्हारा काम मैं करूंगा। एक बार घर जाता हूं और साहब एक बार घर चले गए। जब घर गए तो एक फोटो लगी बाबा साहब अंबेडकर की। माता जी बताती कि फोटो लाया था, उस फोटो को देख देख के होता था। 8-10 दिन बाद घर वापस आ गए पंजाब से अपने पूना में।
और 8-10 दिन वापस आने के बाद अपनी माँ को 24 पेज का एक खत लिख दिया, एक लेटर लिख दिया, क्योंकि तब मोबाइल नहीं थे तो मैसेज का जमाना नहीं था। मोबाइल तो मैसेज कर देते माँ बाप को, तो मोबाइल उस जमाने में थे नहीं दोस्तों, इसलिए खत लिखा कांशीराम साहब ने, जो खत लखनऊ के कांशीराम स्मारक की दीवारों पर उकेरा गया है। क्या लिखा है? आज से कांशीराम घर नहीं आएगा, मेरा कोई परिवार नहीं होगा, मेरा कोई नातेदार नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होगा। देखो, क्योंकि आदमी जब पैदा होता है तो उसका रिश्तेदार भी होता है, नातेदार भी होता है कि नहीं है? खत में लिखा कि माँ आज से मैं घर नहीं आऊंगा, मेरा कोई परिवार नहीं होगा, मेरा कोई नातेदार नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होगा, मेरी कोई संपत्ति नहीं होगी, मेरी कोई संपत्ति नहीं होगी, मेरा परिवार होगा मेरा बहुजन समाज, मेरा परिवार होगा मेरा बहुजन समाज। और मैं सेहरा बांध लिया हूं इस समाज को राजा बनाने के लिए। 24 पेज का एक खत अपनी माँ के नाम पर कांशीराम साहब ने भेज दिया। जब वो खत घर पहुंचा तो माँ बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि ये बेटा परिवार की उम्मीद था, ये बेटा परिवार की उम्मीद था, नौकरी करने के लिए आया था, बाप ने बड़े जिल्लत से पढ़ा था, खेती किसानी करके मेहनत मजदूरी कर दी, मेरा बेटा सरकार की नौकरी करेगा, मेरा दिल बदल गया है, पर बेटा वापस ही नहीं आया घर। तो बाद के जितने हुए बाबा जी ने स्कूल भेजा ही नहीं, अरे उनने कहा एक को पढ़ाया घर ही नहीं आया, बोले बाकी आज नहीं आएंगे, बाद के पूरे स्कूल ही नहीं भेजा, उनने कहा जाओ ही मत, क्योंकि एक को मैंने भेजा था तो भैया गया तो आज तक वापस आया भी नहीं, मिला भी नहीं, दिखा भी नहीं, बाद के पढ़ाए नहीं गए तो जितने थे। जब खत गया तो मैं दौड़ी 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 पुणे चली आई, कमरा बंद मिला। एक दिन रुकी, उनके रिश्तेदार थे उनके यहाँ पर, 2 दिन रुकी, 4 दिन रुकी, 5 दिन रुकी। उसने कहा भैया मेरा काशी बताओ कहाँ है? उसने कहा पता नहीं, वो आता नहीं है, जाता नहीं है, आजकल वो अम्बेडकर 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 चिल्लाता रहता है, पता नहीं कब आएगा कब जाएगा। माँ महीने भर रुकी पुणे में, हताश होकर वापस चली गई, नहीं मिले साहब, साहब नहीं मिले। वो गाँव गाँव घूमते थे साहब गाँव गाँव घूमते थे। 1965 में कांशीराम साहब ने इस्तीफा दे दिया सरकार की नौकरी से, सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे दिया साहब ने, और जो भी 1 साल की तनख्वाह उनका जो भी रही कुछ नहीं उठाया, सब छोड़ छाड़ कर दिया, चले गए। कसम खा लिया घर नहीं जाऊंगा, परिवार नहीं होगा, नातेदार नहीं होगा, रिश्तेदार नहीं होगा, मेरी संपत्ति नहीं होगी, बहुजन समाज मेरा परिवार है। पता किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन कौन चलाते हैं, तो मालूम हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता है महाराष्ट्र में, वो लोग इस आंदोलन को चलाते हैं। और इसलिए आरपीआई के लोगों से मोहम्मद साहब ने मुलाकात किया, तो वो मीटिंगों में जाने लगे। साहब आरपीआई में थे, पहले इसको ध्यान रखो, महाराष्ट्र में साहब आरपीआई में थे। वो आरपीआई में गए तो आरपीआई के नेता, वो तो बड़े पुराने लोग थे, बाबा साहब के जमाने के लोग थे, उनके 7 लोग चले हुए थे, और बाबा साहब के खून का होने का उनको बड़ा घमंड भी था। और ये लड़का नौजवान 30 साल का है, कहानी पता पंजाब से आया है, ये पता नहीं हमें क्या अम्बेडकर समझाएगा। तो साहब की बात वो अनसुनी करते थे। 1971 आते आते इस देश में लोकसभा का चुनाव आ गया, जैसे आज आया हुआ है 71 में। साहब कहते हैं कि 1971 में गाड़गे बाबा धर्मशाला पंढरपुर में, पंढरपुर की गाड़गे बाबा धर्मशाला में कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं की बैठक हुई। किस बात के लिए हुई? गठबंधन के लिए हुई, युति के लिए। सभी चल रहा है, युति चल रही कि नहीं? अभी चल रहा है गठबंधन, अभी कि इसका गठबंधन उससे, उसका उससे, उसका उससे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब परेशान है। मायावती का किससे है? क्यों भाई परेशान है कि नहीं आप लोग? है ना परेशान आप लोग की मायावती का किससे है? तो उस समय कांशीराम साहब कहते हैं कि मैं इस हैसियत का आदमी नहीं था, और ना मैं इस हैसियत का कार्यकर्ता था कि मैं बैठक में बुलाया जाता। इसलिए गाड़गे बाबा धर्मशाला के बाहर जो खिड़की थी, उस खिड़की के बाहर खड़ा होकर मैं सुन रहा था अंदर क्या हो रहा है। तो बोले कांग्रेस तरफ से मोहन धारिया थे, कांग्रेस तरफ से मोहन धारिया थे, और रिपब्लिकन पार्टी तरफ से दादा साहेब गायकवाड़, ये नेता थे। युति होना है, गठबंधन होना है। भाई गठबंधन का मतलब समझौता, समझौता मतलब बराबरी में होता है कि नहीं होता है? घंटे 2 घंटे बोले बैठक चली, और बैठक के बाद दोनों नेता बाहर आए, और दोनों नेता जब बाहर आए तो उन्होंने अनाउंस किया गठबंधन का, कि गठबंधन कैसा हुआ कि पूरे देश में 521 लोकसभा की सीटें हैं, तो 521 लोकसभा की सीटों में रिपब्लिकन पार्टी 1 लड़ेगी। कितनी लड़ेगी? 1 जगह
रिपब्लिकन पार्टी लड़ेगी पंढरपुर में और पूरे देश में कांग्रेस लड़ेगी। मोहन धारिया और दादा साहब ने हाथ खड़ा किया और उनने बोला युति झाली, युति झाली। यानी गांधी लड़ेंगे 520 और बाबा साहब लड़ेंगे 1। युति बराबर है अजय, युति बराबर है क्या बताओ? साहब कहते हैं कि मैं उसी दिन गाड़गे बाबा धर्मशाला के पास आकर समझ गया कि अंबेडकरवादी जो महाराष्ट्र में अंबेडकरवाद का झंडा बुलंद करते हैं, ये भीख पर जिंदा रहना चाहते हैं। ये बाबा साहब के आंदोलन चलाने की हैसियत नहीं रख सकते। कांशीराम तुझे कुछ नया करना पड़ेगा, कांशीराम तुझे कुछ नया करना पड़ेगा। और इसलिए बोले मैं इस्तीफा देके वहां से निकल गया। अब मैं क्या करूं, मुझे पास तो कुछ था ही नहीं, ना मेरी कोई जान थी, ना कोई पहचान थी, ना मेरे पास कुछ था, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे परिवार था, ना मेरे समाज के लोग थे, कुछ भी मेरे पास नहीं था। साहब कहते हैं मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल। उस दिन धर्मशाला से मैं जब निकला तो साहब कहते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल। लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया, मैं अकेला निकला था। साहब ने सोचा आंदोलन कैसा चलेगा, कैसा चलेगा आंदोलन। किसी भी आंदोलन को चलाने को 3 चीजें लगती है भरने जी, क्योंकि भरने जी जो आंदोलन चला तो उसमें 3 चीजें नहीं थी, उसमें एक ही था जोश जोश जोश। और जोश से कोई आंदोलन नहीं चलता। किसी भी आंदोलन को चलाने को 3 चीज लगती है। पहला था टैलेंट, टैलेंट। अगर आप टैलेंट, आप में टैलेंट नहीं है और कितने भी पैसे वाले आप हैं तो आप किसी आंदोलन की अगुवाई नहीं कर सकते। किसी आंदोलन को कैसा चलाना है इसका टैलेंट आप में चाहिए, इसकी बुद्धि आप में चाहिए। टैलेंट के साथ साथ आप सिर्फ टैलेंट से कुछ होता नहीं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टैलेंट हुआ, हेलो हेलो लाइट बोल हो गई, हेलो और उसके पास टाइम नहीं है। किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा दिमाग है, बहुत ज्यादा बुद्धि है और उसके पास समाज में जाने का 1 मिनट का भी वक्त नहीं है, ऐसा भी व्यक्ति आंदोलन को नहीं चला सकता। क्योंकि टैलेंट है तो आपको समाज में जाना पड़ेगा बताने के लिए, नहीं तो आपका टैलेंट जो है वो सब किताबों में भरा हो जाएगा। आपके पास टैलेंट भी है और टाइम भी है, पर जाने के लिए आपके पास साधन नहीं है तो भी आप नहीं जा सकते। इसलिए एक आंदोलन को चलाने 3 चीज चाहिए, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी। टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, ये 3 चीज एक आंदोलन को चलाने के लिए होना। अब ये 3 चीज किसके पास है समाज में? साहब कांशीराम जी बंबई गए हुए थे, पुणे से लौटते लौटते लोकल ट्रेन से वो आ रहे थे पुणे वापिस। एक जगह गन्ने का रस पीने के लिए उतर गए। जब वो उतरे तो गन्ना पेरने वाले क्या करते हैं, गन्ना जब पेरते हैं तो गन्ने के साथ में नींबू भी पेरते हैं। पेरते कि नहीं भरने जी, सुनो मेरी बात को। गन्ने के साथ नींबू को पेरते हैं, ऐसा वो दबाता है ना नींबू, और जैसा नींबू को दबाता है तो पूरा का पूरा रस उसका नींबू का निचोड़ देता है और वो फेंक देता है उसको। तो गन्ना पेरने वाले ने नींबू को निचोड़ा और उसको उठा कर फेंक दिया। तो जैसे ही फेंका वो नींबू जो है साहब के पैर के पास गिर गया। और जब वो नींबू आके गिरा, साहब ने उठाया नींबू को और नींबू को उठाया तो उसको ऐसा घिसा। तो साहब कहते हैं कि इसको तो पूरा निचोड़ लिया है पर कुछ इसमें गीलापन है। इसको पूरा निचोड़ लिया है पर कुछ गीलापन है। मेरा समाज तो पूरा निचोड़ लिया गया है, पर फूले साहू और बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन से समाज में कुछ कर्मचारी तैयार हो गए हैं। तो ये कर्मचारी कुछ गीले दिखते हैं, तो ये गीले लोगों तक जाता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 में एक भाषण दिया था आगरा के चक्कीपाल मोहल्ले पे। वो उनके जीवन का अंतिम भाषण था, उसके बाद कभी भाषण हुआ नहीं। दिल्ली से बाबा साहब को लाया गया था आगरा के चक्कीपाल मोहल्ले में और वहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने आखिरी भाषण दिया, अपने जीवन का अंतिम भाषण था। भाषण क्या था, जरा गौर से सुनना। भाषण था कि बेहद तकलीफ और मुश्किलों के बावजूद, बेहद विरोध सह के मैंने आरक्षण आपको दिया है। बेहद तकलीफ और मुश्किल सह के, बेहद विरोध सह के ये आरक्षण मैंने आपको दिया है। मेरे आरक्षण का लाभ लेकर समाज में कुछ लोग सरकारी नौकरी में चले गए हैं। मैं देख रहा हूं सरकारी नौकरी में जाने वाले लोग अपना तोंद पालने में लगे हुए, पेट पालने में लगे हुए हैं। मुझे अगर किसी ने धोखा दिया है तो मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। ये बाबा साहब ने कहा आखिरी बार। उसके बाद कोई भाषण नहीं हुआ, उसके बाद कोई भाषण नहीं हुआ। और जब ये भाषण दिया गया और बाबा साहब का भाषण रुका, और जब लाया गया चक्कीपाट मोहल्ले से उनको रेस्ट हाउस में, तो उनकी जो रुमाल थी वो गीली हो गई थी, आंसू पोंछते पोंछते। कांशीराम जी कहते हैं कि बाबा साहब कहते पढ़े लिखा आदमी धोखेबाज था,
कौन धोखेबाज था? अजी बाबा साहब कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी धोखेबाज है, इसने मुझे धोखा दिया है, मेरे आरक्षण का लाभ लेकर ये पेट पालने में लगा है, परिवार पालने में लगा है, तोंद पालने में लगा है, ये मेरी बात को समाज में जाके बताता नहीं है। कांशीराम जी ने कहा ये आंदोलन की शुरुआत धोखेबाज लोगों से ही करता हूं, और इसलिए कांशीराम जी ने जो है धोखेबाज लोगों को पकड़ना शुरू किया और उनका एक संगठन बनाया, कर्मचारियों का संगठन। 1965 में इस्तीफा दिया और 1973 में माननीय कांशीराम 78 में माननीय कांशीराम जी ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा बामसेफ। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। बैकवर्ड यानी SC ST OBC, तीनों बैकवर्ड। SC ST OBC इसके कर्मचारी, क्योंकि हमारे SC ST OBC के कर्मचारी क्या बोलते हैं, हम पढ़ते नहीं तो बाबा साहब हमको नौकरी देते क्या? बोलते क्या? बोलते कहीं मिल जाएंगे आपके बीच में, हमारे बीच में मिल जाएंगे क्या? हम पढ़ते नहीं तो बाबा साहब हमको नौकरी देते क्या? मैं पूछना चाहता हूं 26 जनवरी 1950 के पहले किसी के परिवार में नौकरी थी क्या? बताओ, हाथ खड़ा करो कोई एक आध व्यक्ति जिसका दादा सरकार की नौकरी में रहा होगा, खड़ा करो। अजी अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी नहीं दी तो 26 जनवरी 1950 के पहले भी ये नौकरी आपके पास होनी चाहिए थी, होनी चाहिए नहीं? तुम इतने टैलेंट हो, तुम्हारे बाप दादा इतने बुद्धिमान थे, तो 26 जनवरी 1950 के पहले तुम सरकार की नौकरी में क्यों नहीं थे? थे ही नहीं। यह अवसर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान में आपको दिया, और उस अवसर की वजह से SC ST OBC के लोग सरकार की नौकरी में गए। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी का मतलब होता है मुसलमान, सिख, ईसाई, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है। कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, इन कर्मचारियों का एक फेडरेशन रहेगा, इनका एक फेडरेशन रहेगा। हमारे भरने जी ने कहा कि 20वां हिस्सा देना, बाबा साहब ने कहा कि आंदोलन चलाने के लिए 20वां हिस्सा देना। 20वां हिस्सा देने का मतलब जिनकी तनख्वाह 5000 रुपया है तो 20वां हिस्सा कितना होता है भरने जी? कितना होता है 20वां हिस्सा? बताओ भाई 100 रुपए का 5 पैसा, 100 रुपए का 5वां हिस्सा है 5 रुपए। अजय भाई जिसकी तनख्वाह अगर मान के चलो 5000 रुपया है, 250 रुपए, 5000 रुपया तनख्वाह वालों ने 250 देना चाहिए, 10 वालों ने 500 देना चाहिए, 20 वालों ने 1000 देना चाहिए, 40,000 ने 2000 देना चाहिए, और 1 लाख वाले ने 5000 देना चाहिए समाज को चलाने के लिए। बाबा साहब ने कहा, तुम कहते हो ना बाबा साहब की बात मानते हैं, बाबा साहब को बड़ा पूछते हैं, आप दिल में रखते हैं, तो बाबा साहब की बात अगर दिल में रखते हो तो बाबा साहब कह गए समाज का आंदोलन चलाने के लिए आपको देना पड़ेगा ये पैसा। हम जब मांगने जाते तो बता क्या बोलते हैं, हम कभी गए तो पहले तो समझ जाते कि आज भरने जी हमारे घर में आए तो कुछ न कुछ मांगने वाला काम है कि नहीं है? कांशीराम जी कहते हैं कि जब मैंने एक संगठन बनाया और बंबई में जब मैं ऐसे लोगों से मिला तो मैडम पहले ही बोल देती थी साहेब घर में नहीं है। मैडम बोले पहले ही बोल देती थी कि साहेब घर ही नहीं, तो साहब बोले मैं भी इतना होशियार था, मेरे को मालूम है कि साहब बाथरूम में ही होंगे। मैं बाजू में गया तो साहब छप्पर पर निकल के आए नहीं आएंगे, तो साहब बोले जैसा मैडम ने बोली कि साहब घर नहीं आए, तो बोले मैं थोड़ा दूर जाकर गली में फिर लौट जाया करता था तो साहब अपने आप बैठे ही मिल जाते थे। बामसेफ बनाई, लक्ष्य रखा गया कि हम 27,000 कर्मचारी जोड़ेंगे पूरे देश में, SC ST और OBC के कर्मचारी, क्योंकि ये SC ST OBC के जो कर्मचारी है इनको किसी ईश्वर ने नौकरी नहीं दी। ध्यान रखना, अगर ईश्वर ने नौकरी दी होती तो 1950 से पहले भी इनके घर में नौकरी होती, तब भी अंग्रेज के जमाने में नौकरी देने से मेरे भाई, अंग्रेज के जमाने में पुलिस हुआ करते थे, मिलिट्री थी, फौज थी, तुम्हारे बाबा कहां थे? सब खेत में खड़े थे। SC ST OBC को किसी ईश्वर ने नौकरी नहीं दी, SC ST OBC को नौकरी देने वाले फुले साहू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनने नौकरी दिया। यह उसका प्रोडक्शन है, और इस प्रोडक्शन को जमा किया कांशीराम साहब ने, और उनका एक सम्मेलन लिया हरियाणा राजस्थान में, बामसेफ का सम्मेलन, और उनको बताया कि देखो कर्मचारी का एक दायरा होता है, कर्मचारी का एक दायरा होता है, कर्मचारी समाज के लिए आंदोलन नहीं कर सकता है क्या? कर्मचारी समाज के लिए आंदोलन नहीं कर सकता। कर्मचारी काहे को आंदोलन करता है? हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी ग्रेजुएटी बढ़ाओ, है कि नहीं भाई, हमारी पेंशन लागू करो। बोले कर्मचारी खुद के लिए लड़ता है, समाज के लिए नहीं लड़ता, समाज के लिए लड़ने वाले लोग चाहिए है। इसलिए कांशीराम ने तय किया मुझे समाज के लिए लड़ने वाले लोग तैयार करना है, और ये जो कर्मचारी है मेरा उसके पीछे खड़ा रहेगा बामसेफ, छाया की तरह। छाया देखते हो कि नहीं, आदमी की छाया जो होती है तो आदमी से ही निकलती है। आदमी को पकड़ सकते हो, छाया को पकड़ सकता है क्या? अजय कोई नहीं पकड़ सकता छाया को।
इसलिए कांशीराम जी ने दूसरा संगठन बनाया जिसका नाम रखा DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। दलित शोषित समाज, शोषित समाज, शोषित कौन है? ओबीसी। दलित शोषित, ओबीसी की मुश्किल यह है कि ओबीसी अपने आप को शोषित समझता ही नहीं। ओबीसी समझता ही नहीं कि मेरा शोषण हुआ इस देश में, वो समझ नहीं रहा, मुश्किल उसकी है। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इस समाज के लिए संघर्ष करने वाली समिति रहेगी और उस समिति में पढ़े लिखे लड़के उतारे गए कि जाओ गाँव गाँव में ऐसे गाने गा के लोगों को जमा करो और फिर भाषण दो, समाज को जगाओ। कांशीराम जी ने विचार किया कि सामाजिक संगठन कितना भी बड़ा होगा, सामाजिक संगठन कितना भी बड़ा बना लो। बनाते कि लोग सामाजिक संगठन? अजय बनाते हैं सामाजिक संगठन, बनाते कि नहीं? बुद्ध सिंह समाज सम्मेलन, लोधी समाज सम्मेलन करते कि नहीं करते? पवार समाज संगठन, कुणबी समाज संगठन, तेली समाज संगठन, और तेली में भी एरिया तेली अलग और जौसा तेली अलग, ये भी संगठन देखे मैंने। यादव समाज संगठन, गोवारी समाज संगठन, आदिवासी समाज संगठन। पर समाज के संगठनों ने कभी समाज को राजनीतिक अधिकार दिलाया क्या? नहीं दिलाया। आप कितना भी बड़ा सामाजिक संगठन तैयार करोगे लेकिन समाज को राजनीतिक अधिकार नहीं मिल सकता। इसलिए कांशीराम जी ने विचार किया कि समाज को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक दल चाहिए है, राजनीतिक पार्टी चाहिए। और तब तक आते 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 रिपब्लिकन पार्टी महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस की रखेल हो गई थी। क्या हो गई थी? मैं उसको गुलाम नहीं बोलता, मैं रिपब्लिकन पार्टी को महाराष्ट्र में गुलाम नहीं बोलता, मैं उसको कांग्रेस की रखेल बोलता हूं। वो कांग्रेस की रखेल हो गई थी, है कि नहीं? रखेल का मतलब समझते हो ना, उसको जैसा यूज करो। तो महाराष्ट्र में अंबेडकरवादी आंदोलन समाप्त हो गया था, खत्म हो गया। कहीं एक सीट दे दिया, कहीं 2 सीट दे दिया, है कि नहीं? बाबा साहब का नाम लो, वो ये तय कर लिए थे आरपीआई वालों ने कि हम बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले सकते हैं। विचारधारा बहुत बढ़िया है अंबेडकर बाबा साहब की, फुले जी की बहुत बढ़िया विचारधारा है, पर इस विचारधारा का नाम लेकर हम एमएलए नहीं बन सकते, हम एमपी नहीं बन सकते, हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए बाबा की जय 5 साल तक करते थे बाबा बाबा बाबा, लेकिन 6वें साल जैसे चुनाव आ जाए तो बाबा साहब को बाजू में रख के फिर गांधी जी के साथ वो चले जाया करते थे। कांशीराम जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। समाज को समझाया, बहुत दिन तक नहीं समझा तो वो चले गए उत्तर प्रदेश चले गए। यही वाली बात कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में बता दी लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को, सबको बता दिया। यही बात ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी ज्योतिबा फुले को कोई भी नहीं जानते थे। जानते थे क्या? आज मरार जाति के प्रत्येक गांव में ज्योतिबा फुले की मूर्ति रखी गई है। प्रत्येक गांव जहां भी मरार के 2 घर भी होंगे वहां भी ज्योतिबा फुले की मूर्ति है। शादी और ब्याहों में मरार जाति के लोग पहले ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले को माला चढ़ाते हैं, उसके बाद श्लोक बोलते हैं। अरे ये तुम्हारा ज्योतिबा फुले जो इतिहास में दफन कर दिया था, मनुवादी उसको लाया किसने? कांग्रेस ने लाया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने लाया क्या? नहीं, इसको बहुजन समाज पार्टी ने लाया। लाया नहीं। शिवाजी महाराज कौन है ये महाराष्ट्र के कुनबियों को पता नहीं था क्या? बहुजन समाज पार्टी बनी, आज चौराहे पर शिवाजी महाराज खड़े कर दिए गए। खड़े कर दिए गए कि नहीं कर दिए? साहू महाराज कौन है ये पता नहीं। लोधी जाति के लोगों को अवंतीबाई के बारे में पता नहीं। मैंने परसों के दिन दिवाली में भाषण दिया लोधी के बीच में, मेरा ईमानदारी से बताओ 2004 के पहले भंडारा और गोंदिया जिले के किसी लोधी को अवंतीबाई के बारे में पता था क्या? 4 लोग आए, उन्होंने कहा नहीं जी हमको अवंतीबाई के बारे में पता नहीं है। आज गोंदिया, भंडारा और बालाघाट जिले के प्रत्येक गांव में अवंतीबाई की मूर्ति है। क्या ये कांग्रेस ने लाया कि भारतीय जनता पार्टी ने लाया? ये बहुजन समाज पार्टी की वजह से अवंतीबाई आज लोधी के गांव में खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे भरणी जी ने बताया कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे नाचते कूदते गाते ही थे, लेकिन बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन क्या है ये महाराष्ट्र में किसी को पता नहीं था। पता था क्या भरणी जी? बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि शासन करो, शासन करती जमात बनो, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश का राजा बनना है, शासक बनना है। कांशीराम जी कहते हैं कि जब मैंने ये लाइन पढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर की और जब मैं गांव में घूमा तो मैंने देखा बाबा साहब ने क्या कह दिया, क्योंकि जिन लोगों से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिखो तुम्हें राजा बनना है, उस समाज के पास घर ही नहीं थे। उस समाज के पास घर ही नहीं थे। झोपड़ियां थी, झोपड़ी भी मिट्टी की नहीं थी। क्या तो बड़े बड़े महल है, 4-4, 5-5 मंजिलों की बिल्डिंग है। आज से 50 साल पहले देख चले जाओ, इस समाज के पास कुछ भी नहीं था। गांव में इनकी झोपड़ी आवा करती थी, झोपड़ी भी मिट्टी की दीवारों से नहीं होती थी।
कूड़ होते थे, कूड़ समझते ना, कूड़। नौजवान लड़के शायद कूड़ नहीं समझते। कूड़ बोलते हैं कि गाँव में लकड़ियां काट कर उसको रूंदते हैं और उस पर कुछ हमारी दादी मिट्टी पोत देती है, उसको कूड़ बोलते हैं। ये कूड़ के मकान हुआ करते थे हमारे, दीवारें नहीं थी। कांशीराम जी कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा जाओ दीवारों पे लिखो। अगर बाबा साहब ने कह दिया है कि तुम्हें शासक बनना है तो बाबा साहब झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि बुद्ध पुरुष झूठ नहीं बोलते। बोलते हैं क्या? वो हमेशा सच बोलते हैं। तो बाबा साहब ने कहा शासक बनो, हम बन सकते हैं। दुनिया में शासक बनने के दो ही तरीके हैं, इसको ध्यान रखो। दुनिया में शासक बनने के दो ही तरीके हैं। एक है तलवार, भाला, बिछवा, बंदूक, बारूद। यह पहला तरीका है। 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में शासन इसी से बदलता था, है कि नहीं है? भारत में राजाओं का शासन इसी से बदलता था। एक राजा ने तलवार उठाया, दूसरे राजा को काट पीट किया, उसका लाश छीन लिया। शिवाजी महाराज ने 272 राजाओं की हत्या कर दी थी। अपना शासन लाने के लिए 272 राजाओं को मार डाला उसने, अपना शासन स्थापित किया। तलवार से, तीर से, बंदूक से, भाले से, बिछवे से, इससे शासन स्थापित होता है। बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी को हर साल पूना के कोरेगांव में जाते थे, भीमा कोरेगांव में। पता थे कि नहीं जाते थे? अजी, भीमा कोरेगांव में क्या हुआ था मालूम है आपको? क्या हुआ था भीमा कोरेगांव में? भीमा कोरेगांव में पेशवाओं की और महारों की लड़ाई हुई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? भर नहीं थी। पेशवाओं की और महारों की लड़ाई हुई थी। 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं का राज था पूना में। उन्होंने महाराष्ट्र की अछूत कही जाने वाली जातियों के गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांध दी थी। ये लोग जाते थे पेशवाओं के पास, हमको इंसान बन के जीने दो, हमको इंसान बन के जीने दो। पेशवा कहते थे सुई की नोक पर भी सम्मान नहीं मिलेगा। जैसे महाभारत में कहा था कि नहीं दुर्योधन ने अर्जुन से कि अर्जुन आधा राज छोड़ो, सुई के राज पर भी, सुई के नोक पर भी राज नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया था? महाभारत हो गया था। हो गया कि नहीं हो गया? तो पेशवा कहते थे उस समय अछूतों से कि सम्मान छोड़ो, अरे सुई की नोक पर भी सम्मान तुमको नहीं देंगे। अंग्रेज आ गए, उनने सेना बनाई। उस सेना में महार शामिल हो गए। 500 महार शामिल हो गए उस सेना में। 200 अंग्रेज है, 700 लोगों की टुकड़ी। हराना है बाजीराव पेशवा को। उसके बाद 28,000 सैनिक है। कितने सैनिक है? उसके पास 28,000 सैनिक है, इनके पास 700 है। और वो जो सैनिक थे अंग्रेज के पास 500 गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधे हुए, वो 65 किलोमीटर पैदल चलते थे पूना। उन्होंने कहा चाहे तो हो जाएगा, लेकिन अब पेशवाओं को मार के ही रहेंगे। 65 किलोमीटर पैदल चल के जो सैनिक गया होगा, उसके दिमाग में कितना गुस्सा होगा सोच लो। हाँ जी, जिसके दिमाग में गुस्सा हो जाता है वो फिर कुछ भी करता है। जब गए वो नदी के किनारे, 28,000 लोग एक तरफ सेना, 700 लोग एक तरफ। अंग्रेज कहता है भैया वापस चलो, लड़ाई नहीं जीती जा सकती। जीत सकते हैं इस लड़ाई को? इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। बोले बहुत सारे लोग सामने दिख रहे हैं, हम तो 5-7 सौ लोग कैसा जीतेंगे, वापस चलो हम मर जाएंगे। वो सेना में 2 सैनिक थे, 2 लोग थे धिकनाग और भिगनाग नाम के आदमी। उनने कहा हम मरे हुए लोग हैं, वापस नहीं जाएंगे। हम तो मरे हुए है ना, क्या बच गया बताओ हमारा? अरे गले में हांडी बांध दीजिए, कमर में झाड़ू बांध दीजिए, हमको इंसान बनाया? लौटना मत, अब जो होगा देखा जाएगा। वो जो स्टार्टर नाम का अंग्रेज था, उसको लौटने की बात नहीं करना, युद्ध शुरू होगा। दोस्तों 28,000 और 700 लोगों में युद्ध जब शुरू हुआ तो उन 500 महारों ने गाजर मूली की तरह 28,000 पेशवाओं को नदी में काट के फेंक दिया। फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? बाबा साहब इस घटना को याद करते हुए रोते थे हर साल वहां जाके कि मेरे पूर्वज इतने शूरवीर है कि जिन्होंने गुलामी की जंजीर काटने के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहब के हाथ में मौका है, तुम्हारे हाथ में तलवार क्यों नहीं दिया? तलवार देना था ना भाई। बाबा साहब को मालूम था ना कि मेरे कौम के लोग, मेरे पूर्वज इतने शूरवीर थे कि 500 लोगों ने 28,000 लोगों को काट के फेंक दिया था। मेरे हाथ में मौका है, सबको बोलता हूँ एक तलवार रखने का अधिकार सबको लिख देता हूँ। संविधान में एक तलवार रखो, काम खत्म करो। रात शासन लाना हो तो लड़ना महंगा, गर्दन काटना, शासन ला लेना। नहीं, बाबा साहब ने दूसरा तरीका अपनाया, कोर्ट का तरीका। ये दूसरा तरीका है दुनिया में जिससे शासन बदलता है। बदलता क्या बदलता है? अजी 2 ही तरीके, तीसरा कोई तरीका दुनिया में नहीं है। तलवार, तीर, बंदूक, भाला, बिछवा, बम। और दूसरा तरीका एक है ओट, इससे सत्ता बदल जाती है।
बदल जाती है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने तलवार से भी ज्यादा तेज हथियार हमारे हाथों में दिया, हमारे हाथ में दिया। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जिस दिन मेरे समाज के लोग इस हथियार का सही से उपयोग कर लेंगे, उनका शासन दिल्ली में हो जाएगा। हमने उस हथियार का उपयोग ही नहीं किया। किया क्या बताओ? हाँ जी, नहीं किया क्या बताओ? नहीं किया। अगर किया होता तो ये 2024 में संविधान बदल देगा ऐसी भाषा लोग क्यों बोलते हैं? नहीं क्यों बोलते बताओ? नहीं बोलते ना, नहीं बोलते। कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है। ये बाबा साहब ने लिखी रखा किताब, बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी 1948 में, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स। गांधी और गांधी की कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया है, लेखक कोई और नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। खुद बाबा साहब अम्बेडकर उसके लेखक हैं। उस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो कांग्रेस है ये हमारी पार्टी नहीं है, ये हमारी पार्टी। मैं नहीं बोल रहा हूं जी, अगर झूठ बोल रहा हूं तो किताब जरा 100 रुपए खरीद के, उस किताब में लाइन लिखी है, बाबा साहब लिखते हैं कि मेरे समाज के लोगों, कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है, ये हमारा भला नहीं करेगी। मैंने पूरे जीवन भर जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में कदम कदम पर रोड़ा अटकाने का काम अगर किसी दल ने किया, उसका नाम कांग्रेस है। बाबा साहब को रोका कदम कदम पर, उसका नाम कांग्रेस है। अब मैं तुमको सारा अधिकार दे रहा हूं, इस अधिकार को लाभ लेकर तुम आगे जाओगे तो ये मत भूल जाना कि तुमको आगे मैंने कितने मुश्किल से लाया है। मुझे रोकने वाले कौन थे और मुझे रोकने वालों का तुम बदला लेना। बाबा साहब ने किताब शायद किसी नियत से लिखी होगी, लिखी होगी कि लिखी होगी? हाँ? आज महाराष्ट्र के सारे बुद्धिजीवी लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं भरने जी, संजय जी क्या बोलते हैं? हम कांग्रेस को बचाएंगे। कांग्रेस बचाने में लगी, कांग्रेस संविधान बचा रही है कि नहीं? ये गलती मुसलमानों ने की थी इस देश में आजादी के बाद, कि भाजपा तुम्हारा कत्लेआम करेगी, ऐसा कांग्रेस ने डराया मुसलमानों को। और मुसलमान भाजपा के डर से कांग्रेस को वोट देने लग गया। वो कुछ सोचता नहीं मुसलमान, उसको बीजेपी को वोट नहीं देना, ये उसका मोटो है बस। और कांग्रेस को उसने वोट दिया पूरे 75 साल तक। अंग्रेजों के जमाने में मुसलमान 35% नौकरी में था। कितना नौकरी में था? अंग्रेजों के जमाने में मुस्लिम 35% नौकरी में था। आज मुसलमान ढूंढने से भी नौकरी में नहीं मिलता। पूरे जिंदगी भर कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया कि नहीं दिया? ढूंढने से भी नहीं मिलता दिया मुसलमान नौकरी में। वो भूल गया कि मेरे को नौकरी लग भी सकती है, वो भूल ही गया। और पूरे जिंदगी भर कांग्रेस को वोट दिया उसने। तो भला कर दी तो 40 पे नौकरी, 50% नौकरी हो जाती। अरे 50 में 10% तो रहती है उसके पास। कांग्रेस समझ गई कि डरा हुआ है ये, अगले तो जाएगा नहीं, मैं कुछ नहीं भी दूंगा तो मेरे पास ही आएगा। और इसलिए इसी डर के मारे कांग्रेस ने मुसलमान को दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया। दलित वही गलती कर रहा है पूरे देश में, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कांग्रेस बता रही है भाजपा खराब है, हरा है, बाबा साहब का संविधान बदलेगी। देखो हमारे तरफ आ जाओ, हमारे तरफ आ जाओ। सारे दलित लोग इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि हमको कांग्रेस तरफ चले जाना चाहिए। यह आखिरी मौका है। अगर तुम कांग्रेस तरफ चले गए तो बहुजन समाज पार्टी पीछे आ जाएगी। बहुजन समाज पार्टी पीछे आ जाएगी, इसका मतलब फूले साहू और अंबेडकर का आंदोलन पीछे आ जाएगा। दो ही वाद है इस देश में, तीसरा कोई बात नहीं। दो ही विचारधारा है इस देश में, तीसरी कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है। विचारधारा दो ही है, एक का नाम है अंबेडकरवाद और दूसरे का नाम है मनुवाद। ये दो ही विचार है भारत में। अंबेडकरवाद समता, समानता, बंधुत्व, न्याय चाहेगा और मनुवाद विषमता, परेशानी बढ़ाएगा हमारी। घनश्याम जी कहते थे मनुवादियों की दो पार्टी है। मनोहर साहब कहते थे मनुवादियों की दो पार्टी है, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। उस समय कांग्रेस बड़ी थी, इसलिए वो घनश्याम जी कहते थे कांग्रेस ए टीम है। मनुवादियों की कांग्रेस ए टीम है और बीजेपी बी टीम है। ये दो पार्टियां अलग अलग जरूर है, पर इनके विचार अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक ही विचारों के दल है, ये घनश्याम जी कहते थे। और आप क्या तैयारी कर रहे हो? आप मनुवाद की एक टीम में जाने की तैयारी कर रहे हो, है कि नहीं है? आप मनुवाद की एक टीम में जाने की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मुझे चित्र ऐसा ही दिखता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि ये जो चुनाव है, इसमें अगर अंबेडकर वाला हार गया
तो पता नहीं फिर कौन कांसीराम आएगा और कौन अम्बेडकर आएगा हमको बचाने के लिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके बाद चुनाव संभव नहीं है। संविधान बदल दिया जाएगा, ना भी बदला तो संशोधन कर दिया जाएगा। जैसे चाइना में संशोधन हो गया, जिनपिंग नाम के आदमी ने संशोधन कर दिया चाइना में कि जब तक जिनपिंग जिंदा है तब तक चाइना में कोई चुनाव नहीं होंगे, है कि नहीं? संशोधन है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? पढ़ के नेट पे पढ़ लेना आप लोग। रसिया में पुतिन नाम के आदमी ने संशोधन कर दिया है कि जब तक पुतिन जिंदा है तब तक कोई भी चुनाव रसिया में नहीं होने वाले, वहां चुनाव बैन कर दिए गए। वैसा ही भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस उसको हराने में लगी, तुम ये मत समझो, इस मुगलके में मत रहो। और ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए नेतागिरी करने वाले लोग हैं, ये कोई कांग्रेस और बीजेपी के लिए नेतागिरी नहीं करते, और ये कोई अपने लिए नेतागिरी नहीं करते, ये कोई जनता के लिए नेतागिरी नहीं करते, ये खुद के लिए नेतागिरी करते हैं। अभी उसका चित्र दिखा पूरे देश भर में। 75 साल की आजादी में 54 साल कांग्रेस रही। कितने साल रही भाई? सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया ना, भाजपा 14 से आई है, कांग्रेस ने 54 साल राज किया, और 54 साल में 98 बार भारत के संविधान को बदलने का काम, उसको कमजोर करने का काम किसने किया? हाजी, और संशोधन किसने किया संविधान में? संशोधन कांग्रेस पार्टी में क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे सांसद थे क्या? क्यों भाई? हाँ, अरे बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे सांसद थे कांग्रेस में हो गए थे क्या? पर उन्होंने 98 बार संशोधन किया। संशोधन का मतलब बाबा साहब ने जो जो हमारे हित में लिखा था, जो जो अनुच्छेद, जो जो कानून, जो धाराएं हमारे हित में लिखी थी, कांग्रेस ने धीरे 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 उसको बदल दिया। कमजोर करने का काम तो संशोधन कांग्रेस ने किया जी, है कि नहीं? अब भाजपा बोलती यार इनने तो 98 बार बदला, तो ये कुछ नहीं बोले, हम पूरा बदलेंगे तो ये क्या बोलने वाले? भाजपा बोलती पूरा बदल दो, है कि नहीं है? बदल दो पूरा, और ना भी बदले तो इतना कमजोर कर दो कि उसका कोई मतलब ही न रहे, है कि नहीं है? तो ये दोनों पार्टियां जो है ये बाबा साहब अंबेडकर के कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। अगर इन्हें माना होता तो ओबीसी के लोगों को इन्होंने आरक्षण दिया होता। ओबीसी, मैं ओबीसी का आदमी हूं, मैंने पहली बार 1990 में मानकर कांशीराम जी को बनारस में सुना था। मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूं, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 1990 में। मंडल कमीशन का दौर था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, यह आंदोलन था। मैं अपने आश्रम से यूनिवर्सिटी जा रहा था साइकिल से, सुंदरपुर नाम का एक ऐसी जगह थी, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे 11-12 बजे। साइकिल रोक कर मैंने एक लड़के से पूछा, यार यहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्यों, क्या हो रहा है? क्योंकि मैं तो 20 साल का लड़का था, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। मैं पढ़ने गया था अपने गांव से बनारस। मुझे एक लड़के ने कहा, भैया यहाँ पर बोले कांशीराम नाम का कोई नेता आ रहा है बोले, और वो कहता है कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। चलो भाई देखते हैं, 10 मिनट सुन लेते हैं, रुक के। टाइम में यूनिवर्सिटी जाने के लिए 10 मिनट रुक गए। कांशीराम जी आ गए 1990 में। भाषण शुरू हुआ तो कांशीराम जी कहते कि देश में पिछड़ा वर्ग के लोग, क्योंकि आंदोलन क्या था मंडल कमीशन का, तो साहब कहते कि देश में पिछड़ा वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार तो खाते हैं, लेकिन बाबा साहब की जय बोलने में उन्हें बड़ी शर्म आती है। हकीकत है कि नहीं है? हाँ, मेरे को भी शर्म लग गई, क्योंकि मैं भी ओबीसी का आदमी था। स्कॉलरशिप पर पढ़ने में बनारस गया था, मुझे मालूम ना कि मेरे बाप की इतनी हैसियत नहीं थी, एक छोटे से मजदूर की क्या हैसियत, वो बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, मैं स्कॉलरशिप पर पढ़ता था। ये बात मैंने कांशीराम जी की सुन ली। मैं स्कूल गया, स्कूल से घर अपना आश्रम गया, मैं तय कर लिया उसी दिन कि आजाद शास्त्री घर जब जाएगा तो नौकरी मत करना। ये जो कांशीराम साहब कह रहे हैं कि ओबीसी के लोग बाबा साहब अंबेडकर का आरक्षण खाते हैं, बाबा साहब का फायदा लेते हैं, लेकिन ये बाबा साहब की जय नहीं बोलते। मैंने कम से कम मैं ओबीसी के लोगों में जाके बाबा साहब की जय बुलवाऊंगा, पूरी जिंदगी भर ये काम करूंगा। मैंने उसी दिन कसम खाया दोस्तों कि मैं अपने घर जब जाऊंगा तो मैं सरकार की नौकरी। 1995 में पढ़ के घर आया बनारस से। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वेद में मैं हूँ, शास्त्री मेरी सरनेम नहीं है, शास्त्री मेरी उपाधि है। उस जमाने का गोल्ड मेडलिस्ट 1995 का। वो 95 में सिर्फ फार्म भरना तो नौकरी थी भाई, ये भाई बैठा हुआ है। 1995 में हमारे एमपी में शिक्षा कर्मी शुरू हुआ था पहली बार दिग्विजय सिंह ने शुरू किया था 95 में। और मैं संस्कृत का भी स्टूडेंट हूँ, संस्कृत पढ़ के मैं आया हूँ। किसी भी कॉलेज में फॉर्म भरूंगा तो बिना इंटरव्यू के मुझे प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी। मैंने तय कर लिया कि मैं नहीं करूंगा।
मैं आया अपने घर में पूरी डिग्री डाली लेके, अपनी पेटी थी उस पेटी में मैंने बंद कर दिया और मैंने अपनी माँ को बता दिया कि माँ मैं अच्छी नौकरी करवाना है। समझ रहे, मेरी भाषा है, मेरी जाति की भाषा है। मेरी माँ को हिंदी नहीं आती थी, मराठी भी नहीं बोलती थी, मेरी भाषा बोलती थी लोधी की। तो मैंने अपनी भाषा में समझा कि माँ मैं अब नौकरी नहीं करूँ। तो बेटा क्या कर दो? मैंने कहा मैं गाँव गाँव जाके बाबा साहब के बारे में बताऊँ। हर जगह बताएगा, उसको कुछ समझ में आया नहीं। और दोस्तों तब से लेकर आज तक मैं गाँव गाँव घूमता हूँ। वरना जी ने बताया कि मैं पहली बार 2000 में आया था। वरना जी अपने सन नहीं बताया, मैं 2000 में पहली बार यहाँ आया था। मेरे को लाने वाले पंकज भाई वासनिक थे और घोड़ी चोर थे हेमंत जी। सुनील वर्मा जी से मेरा कोई परिचय नहीं था। मैंने आज तो बहुत अच्छे ड्रेस पहने हुए हैं, मेरे हिसाब से, आपके तो पता नहीं क्या है, पर मेरे गांव के हिसाब से मेरा अच्छा ड्रेस है कि नहीं। मैंने बढ़िया चप्पल पहन के रखी है, बढ़िया सफेद गमछा है, मेरा सफेद शर्ट है। उस समय ना मेरे पास सफेद शर्ट थी, ना मेरे पास चप्पल थी, और ना मैंने 3 दिन से नहाया धोया था, है कि नहीं। एकदम मजदूर टाइप का आकर मैं खड़ा हुआ। पहले तो पंकज भाई की दुकान में गया तो उन्हें पूछा हेमंत वो तुम्हारा आजाद शास्त्री कहाँ है? तो हेमंत ने बताया कि यही है। अरे इसने कहा यार किस मरे हुए व्यक्ति को लाया, हमारी इतनी बड़ी सामान पता नहीं बोले। वो तो वही गुस्सा हो गया, वो निक्सन एफटीडी में। अब जब मेरे को लाया बिठाल के यहीं भीमनगर के घर में, तो भाभी थी हमारी, इनने कहा फ्रेश हो जाओ। मैंने कहा मैं तो फ्रेश जानता ही नहीं, मैं फ्रेश ही हूँ। मैंने कहा फ्रेश होने का मतलब हाथ में धोना होता है सर में, होता है कि नहीं? हमारे गाँव के आदमी क्या फ्रेश होते थे, है कि नहीं। मैंने हाथ भी धोया, मुंह भी नहीं धोया, तब गमछा भी नहीं था, फटी हुई चप्पल लेके हेमंत ने वो खड़ा कर दिया। भाई ने बता दिया कि देख ज्यादा पकड़ चलते मत करना, चुप रहना, है कि नहीं। मैंने भी समझ लिया मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, 5 मिनट बोलना है, क्योंकि हेमंत ने बता दिया था 5 मिनट बोलना। और 5 मिनट मैंने बोला। ये पूरी भीड़ जो है जितनी थी, यहाँ तो अभी 700-500 लोग हैं, उस जमाने में 10,000 की पूरी भीड़ में से 5,000 लोग जो है ये पंकज भाई के घर में आए कि यार आजाद साहब को दिखाओ कौन है कि नहीं। घटना ऐसी थी ना, ऐसी घटना थी दोस्तों। बहुत सारे ओबीसी के लोग न जागे हो कोई बात नहीं, पर मैंने बहुत सारे ओबीसी के लोगों को जय भीम और जय ज्योतिबा बोलने सिखाया। एमएलए बना हो चाहे ना बना हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आजाद साहब से बहुत सारे लोग बदल गए यार, कोई कांग्रेस में भाग गया, कोई बीजेपी में भाग गया, कोई इसमें भाग गया, कोई इसमें भाग गया। इसका क्या है पता नहीं, हर बार हार जाता है तो बीएसपी चिल्लाता है। बहुत सारे आते हैं मेरे पास। मैं 1500 वोट से एमएलए का चुनाव हारा हूँ। 1500 वोट से आज से 20 साल पहले एमएलए था मैं। 25 साल की उम्र में मध्य प्रदेश का सबसे कम उम्र का एमएलए होने वाला था मैं 25 साल की उम्र में। दोस्तों हमने शुरू किया आंदोलन, हम पहुंचाएंगे गांव गांव साधारण को। ज्योतिबा फुले बताएंगे समाज को, बाबा साहब बताएंगे समाज को, चाहे कितनी भी मुश्किल तकलीफ आ जाए। कांशीराम जी कहते थे कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए अब ज्योतिबा फुले नहीं आएंगे, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए साहू महाराज नहीं आएंगे, बाबा साहब नहीं आएंगे, और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए मैं भी नहीं आऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हमको संघर्ष, त्याग और बलिदान से लड़ना है। अगर तुम्हारे घर में कोई हाथी का झंडा, नीला झंडा और हाथी का निशान लेकर आ जाए तो समझना कांशीराम अभी जिंदा है, मरा नहीं है। कोई तुम्हारे घर आ जाए तो समझना कांशीराम जिंदा है, ये साहब कहते थे। दोस्तों 4 बार सरकार बनी हमारी उत्तर प्रदेश में, बनी कि नहीं बनी? आज हो सकता है राजनीतिक वजह से कम ज्यादा हो गया होगा, है कि नहीं। वक्त हमारा खराब है परने जी, वक्त हमारा खराब है, रक्त हमारा खराब नहीं है। वक्त हमारा खराब है, रक्त हमारा खराब नहीं है, इसको ध्यान रखना। वक्त खराब हो सकता है हमारा रक्त खराब नहीं है। हमारा रक्त खराब होता तो आज बड़े बड़े लोग भाजपा में जाके मिल गए, हमारे जैसे कई लोग मिल जाते। तुम्हारे यहाँ का एक बहुत बड़ा नेता जिसने पूरे जिंदगी भर सांप्रदाय के खिलाफ लड़ा, सांप्रदाय के खिलाफ गालियां दी, ये भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, गैर सांप्रदायिक लोग मेरे साथ हो जाओ। और इसलिए पूरे भंडारा लोकसभा के मुसलमान भाई जी के घर के सामने मस्तक टेकते थे, भाई जी हमारा रहनुमा है कि नहीं। पूरे दलित भाई जी के घर के सामने रास्ता टेकते, माथा टेकते थे कि हमारा रहनुमा है। क्यों? क्योंकि ये बड़े सांप्रदायिक खिलाफ लड़ता है। वो सांप्रदायिक के खिलाफ लड़ने वाला आदमी जो है आज नरेंद्र मोदी जी के चरणों में जाके गिर गया। गिरा कि नहीं गिरा? हाँ जी, क्यों गिरा? खूब पैसे खाए जी। ये कांग्रेस वालों ने इतने पैसे खाए, इतने पैसे खाए, इतने पैसे खाए, 54 साल में हजारों करोड़ रुपए खाए इन्होंने। पूरा देश को कांग्रेस ने लूटा ना, पूरा देश को हजारों करोड़ खाए इसने। मोदी जी ने सबकी लिस्ट बना लिया है, सबकी लिस्ट बनाया उसने। अशोक चौहान की लिस्ट बनाया, 10,000 करोड़ का आदर्श घोटाला भाई जी की बनाया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला। और उन्होंने अपने चक्कू को भेजा, उसके पास चक्कू एक बड़ा पहना वाला आई। अजय ईडी का चक्कू मोदी जी के जेब में निकाला उसने, ईडी का चक्कू, और दिखाया, उसने कहा देख आता है कि भेजू, अजय आता है कि भेजू, है कि नहीं?
जब ये और पार्टी में रहते हैं तो इनको वो बोलता है ये भ्रष्टाचारी है, इन्होंने गबन किया है। और जैसे ही ये भाजपा में गए तो वो बोलते हैं सबसे अच्छे आदमी है, यानी उन्हें देश की सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन बना के रखी है कि नहीं है? कितने भी गंदे आदमी के डालो बीजेपी की भट्टी में, वो सब एकदम साफ होकर निकलता है कि निकलता है। भाग गए सब, भाग गए कि नहीं भाग गए? हमारी बहन गई क्या? हाँ नहीं गई क्या? बताओ। दुनिया वाले की बात करते हैं, हमारी बहन के बारे में लोग करते कि नहीं करते? करते हैं बहुत सारे लोग। और कौन करते हैं? जिनके परिवार कांग्रेस को वोट देते हैं, जिनके परिवार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो बहन जी के बारे में गलत बात करते हैं। करते कि नहीं करते? जिनके परिवार कांग्रेस बीजेपी में है वो बहन जी के बारे में गलत बात करते हैं। अरे बीजेपी अकेली पार्टी नहीं लड़ रही है, तुम 38 पार्टी मिलकर लड़ रहे हो। कितने मिलकर लड़ रहे हो? 38 मिलकर तुम लड़ रहे हो। कांग्रेस तुम अकेले थोड़ी लड़ रहे हो, तुम 26 मिलकर लड़ रहे हो। हमारी बहन जी अकेली लड़ रही है। लड़ रही क्यों लड़ रही है? और ये कांग्रेस वाले रोज घूमते हैं बहन जी के आगे पीछे, मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं है? अजय सोशल मीडिया से जुड़े हुए आप लोग ना, तो पढ़ते हो कि नहीं कि सोनिया गांधी जी बहन जी से बात कर रही है, राहुल गांधी जी और खड़गे जी बहन जी से मिलना चाहते हैं, फलाना प्रभारी बहन जी के घर में जा रहा है, वो बात कर रहा है। और इधर बाबा साहब के खून का आदमी कांग्रेस के पीछे पीछे घूम रहा है। एक आध देने का तुम्हारे से तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ये खून वाले हैं। हाँ ये जो वंचित अघाड़ी वाले हैं ये खून वाले हैं बाबा साहब के। ये बोलते हैं खून वाले है कि नहीं है? तो ये बाबा साहब के खून वाले होते हैं तो पूरे देश में पार्टी होती ना भाई इनकी, होती कि नहीं होती? होती ना। और ये पीछे पीछे क्या घूमते हैं? कांग्रेस बहन के पीछे घूमती है और ये कांग्रेस के पीछे घूमते हैं। घूमते कि नहीं है? और तुम लोग क्या बोलते हो? तुम लोग बोलते हो वंचित। एक दो जिले में है और भंडारा में इसका प्रभाव नहीं था। ये वंचित वाले का प्रभाव भंडारा में नहीं था जी। ये वंचित वाले का प्रभाव भंडारा में 2 आदमी ने बढ़ा। एक का आदमी नाम है सुनील बरने और दूसरे का नाम है अशोक कामड़े। ये 2 आदमियों ने 18 के बाई इलेक्शन में वंचित को बढ़ाया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? क्या कहां वंचित थी बताओ? कहीं वंचित थी नहीं। और बहुजन समाज पार्टी खड़ी नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी खड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने फॉर्म भरा था कि ये पूरे बीएसपी वाले मेरे को वोट देंगे 50,000। ये तो बहुजन का ही वोट होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? पार्टी का सिंबल नहीं था, पार्टी का सिंबल नहीं था, मैंने निर्दलीय भर दिया था। और इसलिए मैंने भर दिया था कि मेरे को कुछ लोग बनाना था महाराष्ट्र में, कुछ लोग की बनाना था मेरे को महाराष्ट्र में। और मेरे उस चुनाव भरने से भज गई सबकी। वीर सिंह नाम का आदमी जिसने मेरी टिकट बेचा था 9 में, सबको मालूम है। वीर सिंह नाम का आदमी प्रभारी था जिसने मेरी टिकट बेचा था 9 में। मेरे उस चुनाव लड़ने के बाद बैंक ने वीर सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। कर दिया? बाहर ही कर दिया उसको। यह नहीं किया। और जिस प्रभारी ने इधर और टिकट बेची थी सबको बाहर कर दिया, सब मैदान साफ हो गया। हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने वंचित को वोट दिया। दिया कि नहीं दिया? आज वो वंचित चिल्ला रहे, क्या बोल रहे थे ये उस समय के चुनाव में बोलते थे कि वंचित वाले आमचे खूनचे आहेत म्हणे, वंचित वाले आमचे खूनचे आहेत। हा जब शास्त्री आमच्या खूनचा नहीं म्हणे। बात सही है, मैं तुम्हारे खून का नहीं हूं, पर मैं बाबा साहब अम्बेडकर खून का हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर खून का हूं इसलिए मैंने अपनी जवानी, अपना बचपना उनके लिए दांव पे लगाया कि नहीं लगाया? हाँ मैंने इसलिए कहा कि हमारा वक्त खराब है। हमारा रक्त खराब नहीं है, इनका रक्त खराब है। और जिनका रक्त खराब है उनका वक्त हमेशा खराब ही रहेगा, इनका अच्छा नहीं हो सकता। हमारा रक्त ठीक है तो वक्त हमारा कभी ना कभी अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। और निश्चित ही हमारी पार्टी का वक्त अच्छा होगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा? यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। बीजेपी की सरकार सब बिक चुका है, सब बिक चुका है। रेलवे बिक गई है। 150 पटरियां रेलवे की अदानी के ने खरीदी है। चले जाओ स्टेशन में, एक पैसेंजर ट्रेन जाएगी, 4 मालगाड़ी जाएगी। जाती कि नहीं जाती है? हाँ? सारी नौकरियां बंद है। एयर इंडिया प्राइवेट हाथों में, ये बिजली विभाग प्राइवेट हाथों में। शिक्षा 20 सालों में तुम्हारे से इतनी दूर कर दी जाएगी कि तुम शिक्षित बनने लायक ही नहीं रहोगे। सारे सरकारी स्कूल, सारे वो स्कूल तुम्हारी पहुंच से दूर कर दिए जाएंगे। तुम्हारी हैसियत ही उसमें पढ़ने लिखने की नहीं रहेगी। सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दिए जाएंगे। ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोला था, शिक्षा का आंदोलन ज्योतिबा फुले ने चलाया था। शिक्षा खत्म करके ये ज्योतिबा फुले खत्म कर रहे हैं जी, बीएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये ज्योतिबा फुले खत्म कर रहे हैं। साहू महाराज ने आरक्षण दिया था, निजीकरण लाकर ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने का मतलब ये साहू महाराज खत्म कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको संविधान दिया, हक अधिकार दिए,
ये संविधान खत्म करके बाबा साहब खत्म करना चाहते हैं, ये हमारे महापुरुष खत्म करना चाहते हैं। ये चुनाव का मामला नहीं है, चुनाव की लड़ाई नहीं है, इसको हमारे भरण करने की लड़ाई चुनाव की नहीं है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका की एक एजेंसी उनका इंटरव्यू लेने आई, बहुत प्रसिद्ध एजेंसी थी अमेरिका की। दो पत्रकार आए, उन्होंने कहा मोदी जी आपकी पहचान क्या है? एक सवाल पूछा, मोदी जी आपकी पहचान क्या है? मोदी ने कहा कि मेरी दो पहचान है, मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। क्या बोला? पहला सवाल उसने बोला कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, और दूसरी पहचान है कि मेरी परवरिश गोलवलकर गुरुजी के देखरेख में हुई है। उसने ये नहीं बोला कि मेरी पहचान गुजरात के मुख्यमंत्री से हुई, ये नहीं बोला उसने। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, मेरी गुजरात क्या मुख्यमंत्री होने से पहचान, ऐसा नहीं बोला उसने। उत्तर जो दिया है वो उत्तर बड़ा गजब का है, मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, अभी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब सबको अपने अपने धर्मों को मानने की अनुमति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में बाबा साहब लिखते हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने ईश्वर और उपासना की छूट है। इसलिए उस अनुच्छेद की वजह से मुसलमान भी मस्जिद में जाके नमाज अदा करता है, उसकी वजह से भी आप जो है ये बुद्ध विहार में आके जो है वंदना करते हैं, इसकी वजह से ईसाई लोग भी प्रार्थना करते हैं। संविधान की वजह से संविधान बदल जाएगा, हिंदू राष्ट्र आ जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र में 4 बातें होती है, ध्यान रखो। आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बताता हूं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र को पढ़ के शास्त्री हुआ हूं। शास्त्री की उपाधि बौद्ध धर्म में नहीं मिलती, शास्त्री की उपाधि जो है जैन धर्म में नहीं मिलती, शास्त्री की उपाधि जो है वह ईसाई धर्म में नहीं मिलती, शास्त्री की उपाधि हिंदू धर्म में ही मिलती है। किन लोगों को मिलती है? वो लोग जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ को पढ़ने में पारंगत रहते हैं। हिंदू धर्म के 313 धर्म ग्रंथ है। कितने धर्म ग्रंथ है? 313। अगर कोई हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति तो मेरी बात जरूर गौर से सुनना। हिंदू धर्म के 313 धर्म ग्रंथ है, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 120 स्मृतियां, 2 महाकाव्य रामायण महाभारत, 120 स्मृति, ऐसा मिला के 313 धर्म ग्रंथ को जो व्यक्ति पढ़ लेता है उसको शास्त्री की उपाधि मिलती है कि नहीं? मैंने 313 पढ़े हैं, सब में क्या लिखा है मुझे पता है, इसलिए मैं बड़ा जबरदस्त विरोधी हूं उसका। 4 बातें होगी। पहला होगा वर्णवाद, पहला होगा वर्णवाद। 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 होते हिंदू राष्ट्र में, थे कि नहीं थे? 26 जनवरी 1950 से पहले थे कि नहीं थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 थे कि नहीं थे? बताओ। ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी है गुलामगिरी 1873 में। उस गुलामगिरी किताब को ज्योतिबा फुले ने अमेरिका के निगरों को समर्पित किया। ज्योतिबा फुले क्या लिखते हैं? ज्योतिबा फुले लिखते हैं कि भारत के शूद्र, पंडा, पुरोहित और ब्राह्मण के चंगुल से छूटना चाहिए। जैसे अमेरिका के काले लोगों ने गोरों के खिलाफ लड़ाई की, वैसे शूद्र जाति के लोगों ने भी लड़ाई करना चाहिए। फुले कौन थे? अरे फुले दलित नहीं थे, फुले हमारे ओबीसी के आदमी है। कि फुले ने किताब लिखी थी शूद्र, हम सब शूद्र जाति के लोग हैं। पहले हमको SC/ST नहीं बोलते थे, ये तो अंग्रेज के जमाने में नाम आया जी। अंग्रेज को शूद्र समझता नहीं था, इसलिए बाबा साहब ने अंग्रेजों को समझाने के लिए SC/ST समझाया। शूद्र बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे, क्या शूद्र समझते नहीं थे? तो उनके हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 शब्द लाए, SC/ST और OBC। OBC शूद्र है, SC/ST शूद्र है। ये 4 वर्ण होंगे, यानी हम 4थे वर्ण में होंगे। और हमारे पास कोई काम धंधा नहीं रहेगा जी, सरकार की नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी खत्म हो जाएगी। थोड़ी बहुत जो बची है ना, ये दिख रही है, ये सब 10 साल में गायब हो जाएगी, सब उनके पास नौकरी चले जाएगी। एक वर्णवाद रहेगा, दूसरा रहेगा छुआछूत, दूसरा होगा छुआछूत, और तीसरा होगा सती प्रथा। कि मेरी बेटी समझेगी कि अब क्या सती प्रथा होगी? हाँ जी। एक आदमी को मैंने कहा यार 3-4 बातें होती है हिंदू राष्ट्र में। मैंने कहा धर्मशास्त्र में ऐसा ही लिखा है? मैंने कहा जैसा मैंने पढ़ा हूं कि हिंदू राष्ट्र में 3-4 बातें होगी, वर्णवाद होगा, छुआछूत होगी और सती प्रथा होगी। तो एक जवान लड़की बोली, भैया हमको आप कैसे जला देंगे? मैं क्या जला देंगे, क्या तकलीफ है? तेरा पति मर जाएगा जवानी में, 10-20 लोग समाज के इकट्ठा होंगे, तेरे को पकड़ के ले जाएंगे, बाजा ठोकेंगे हम लोग, तो फेंकेंगे अंगार में। फेंकते थे कि नहीं पहले? अरे फेंकते थे कि नहीं फेंकते थे? ये सती प्रथा रहेगी। ये 4 बातें हिंदू राष्ट्र में रहती है। मोदी कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, मेरी ये पहचान है। यानी मोदी क्या लाना चाहते हैं भारत में, सोच लो। मोदी भारत में क्या लाना चाहते हैं, सोच लो। और गोलवलकर गुरुजी
कि देख रेख में मेरी परवरिश हुई है, ये उसने कहा। क्या लिखा गोलवलकर ने? गोलवलकर ने किताब लिखा बंच ऑफ थॉट्स। गोलवलकर की किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट्स। उस किताब में गोलवलकर गुरुजी कहते हैं कि मैं अपने चेले को एक बात की सलाह देता हूं कि जब भी तुमको भारत में राज करने का मौका मिले तो इस देश की 95% जनता को गरीब बनाकर रखना। गुरुजी सलाह दे रहे चेले को, किताब लिख के रखी है, मैं नाम भी बता रहा हूं, बंच ऑफ थॉट्स। पढ़ लो, लाल किताब मिलती है मार्केट में। उस किताब में गुरुजी कहते हैं अपने चेलों से कि मेरे चेलो, जब तुमको भारत में राज करने का मौका मिले तो मेरी बात ध्यान रखना, 95% लोग गरीब बना के रखना, लाचार बना के रखना, ताकि ये तुम्हारी गुलामी करते रहे और तब इन पे शासन करना। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 14 से लेकर आज तक इस देश के 80 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद मोदी बोलता है टीवी पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 90 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन मुहैया कराती है। बोलते कि नहीं बोलते? 5 किलो राशन किसको लगता है? अरे 5 किलो राशन किसको लगता है भाई? 5 किलो राशन किसको लगता है? अमीर आदमी को लगता है, गरीब आदमी को लगता है? राशन की दुकान होगी, मोहल्ले में जाकर देखना कौन खड़ा है। मैं होता हूं खड़ा गांव में कभी कभी राशन की दुकान में, सब हमारे लोग तेली भाजी कुर्बी नाई धोबी कुर्बी कलार माँ चमार गोंड ग्वाले भंगी पेंडारी यादव अहीर ये सब झोल लग के आते, भाऊ मैं तो राशन दो 5 किलो मने। क्यों भाई? और जिस देश के 150 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग गरीब हो, अबे वो देश विश्वगुरु कैसे बन सकता है? भारतीय जनता पार्टी वाले सुन रहे होंगे, मेरी बात को जरा गौर से सुनना, क्योंकि तुम्हारी पोस्ट आती है कि मोदी जी को जिताओ भारत विश्वगुरु बनेगा। अबे जिस देश के 150 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते होंगे, जिस देश में 150 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए महीने पर इंतजार करते होंगे, वो देश विश्वगुरु बनेगा। ये बोलने वाला भी मूर्ख और साले सुनने वाले भी मूर्ख। मेरा ये शरीर है, इस शरीर को ताजा रखने के लिए मुझे इसके हर अंग को ताजा रखना पड़ेगा। क्या बोलते भाई? हाँ, कि सिर्फ मैंने हाथ ताजा कर दिया, पैर को लफड़ा मार दिया तो हो जाएगा ठीक? हाँ, हो जाएगा ठीक? नहीं होगा ना भाई। मुझे पैर भी ठीक रखने पड़ेंगे, हाथ भी ठीक रखने पड़ेंगे, नाक भी ठीक रखने और माथा भी ठीक रखना पड़ेगा। यानी इस देश के 150 करोड़ लोगों को जब तक आप बराबर नहीं लाओगे तब तक भारत विश्वगुरु बने ही नहीं सकता। तुम्हारा सपना रहेगा और तुम मूर्ख बना सकते हो बस इस देश के आदमियों को। ये मूर्ख बनाने में लगे हुए कि लगे हुए। और ज्यादा मूर्ख किसको बनाते हैं? ज्यादा मूर्ख हमारे ओबीसी के आदमी को बनाते हैं। मैं कल जो है सीता स्वामी भाषण दे रहा था, तो मैंने बोला यार ये नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है कि नहीं? कितने हजार करोड़ का है जी? 18,000 करोड़ का राम मंदिर बनाया है। बहन कुमारी मायावती जी ने 1400 करोड़ रुपए का लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनाया है। कितना? बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में 1400 करोड़ रुपए का अंबेडकर पार्क बनाया। तब पूरे देश भर के टीवी, पत्रकार, मीडिया, बुद्धिजीवी बोलते थे कि मायावती पत्थरों में पैसा खर्च कर रही है, मायावती पत्थरों में पैसा खर्च कर रही है, मायावती हाथी बना रही है, मायावती जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के पत्थर की मूर्ति बना रही है। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, हमारी बहन ने जब हमारे बाप को सम्मान दिया वो तुम्हारे लिए पत्थर की मूर्ति थी, और तुमने अपने बाप को दिया वो क्या है? वो क्या है मैं पूछना चाहता हूं। तुमने 18,000 करोड़ खर्च किया, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। हमारे महापुरुष की हमने बना दी, वो पत्थर की मूर्ति है। इनकी सोच समझो तुम क्या है, सोचो ना क्या है, क्या सोच है इनकी। राम मंदिर बने, हम उसके विरोध में नहीं है। और मैंने कहा कि राम मंदिर का आंदोलन 2 लोधियों ने शुरू किया था। सुनो, ये बताना लोधियों को जाके गोंदिया में कि राम मंदिर बनाने का जो आंदोलन था इसमें नरेंद्र मोदी कहीं भी नहीं था क्या? पूरी रैली देख लेना, राम मंदिर के आंदोलन की पूरी रैली देख लो, उसमें नरेंद्र मोदी कहीं भी नहीं था। उस आंदोलन को शुरू करने वाले 2 ही लोधी थे, एक का नाम था कल्याण सिंह, दूसरा का नाम था उमा भारती। था कि नहीं? उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह और मध्य प्रदेश की उमा भारती, 2 ही लोधी लोग थे जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया था। और उसने ढूंढ के लाया अडवाणी नाम के सिंधी को। तो बाबा जी जो है उसको रथ निकाला, और वो रथ निकालने का जो मतलब था वो क्या था? वो कोई राम मंदिर बनाने का मतलब नहीं था। वो जो मंडल कमीशन लागू हुआ था वो ओबीसी के लिए, उसको रोकने का काम अडवाणी ने किया। किया और कमंडल भारी हो गया, मंडल पीछे हो गया। राम मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मोदी ने राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया?
कल्याण सिंह मर गया, हम मानते हैं कि कल्याण सिंह को आपने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, लेकिन उमा भारती आज भी जिंदी है, आज भी जिंदी है। उमा भारती को सादा निमंत्रण भी नहीं भेजा, सादा निमंत्रण भी नहीं भेजा। जब कोई मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, बुद्ध विहार बनते हैं, उसकी ट्रस्ट की समिति होती है, होती कि जैसे बाजू में बुद्ध विहार है, इसकी समिति होगी, इसका एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, कुछ सचिव, कुछ मेंबर होंगे, उनके नहीं होंगे। वैसे राम मंदिर की भी समिति है अयोध्या में, तो राम मंदिर की समिति में 18 लोग हैं। उमा भारती तो गई काम से, कल्याण सिंह तो है ही नहीं, विनय कटियार को बुलाया नहीं, आडवाणी को पूछे भी नहीं, पूछा क्या? और भगवान राम कौन जात के थे मालूम है आपको? भगवान राम क्षत्रिय जात के थे। कौन थे? क्षत्रिय राजपूत। वो कमेटी की 18 में भगवान राम की जाति का एक भी मेंबर नहीं है। कमेटी जो है ना अयोध्या राम मंदिर की, अरे तेली कुर्मी तुम तो छोड़ो, बहुत दूर हो। तेली कुर्मी, नाई, धोबी, सुनार, सुतार, तुम तो बहुत दूर हो। जिस जाति के भगवान राम थे, उस जाति का एक भी व्यक्ति उस 18 लोगों की कमेटी में नहीं है कि नहीं है? बनिया तो आई कोई अंदर नहीं है, तो मारा बेचेगा, सामने मिठाई बेचेगा, पैसे कमाएगा। हमारा मामला ही नहीं है, तो कौन है? सब सेंडी वाले। अजय 18 लोगों में पूरे सेंडी वाले ही है। मंदिर जो है हमारे पैसे का, आंदोलन हमारे लोगों ने चलाया और पूरे ये बन गए उसमें सेंडिया, है कि नहीं? और अब बता रहे पूरे देश में जाओ, दर्शन करने जाओ, दर्शन करने जाओ, तेली खूब, धोबी खूब, नाई खूब, कलार खूब, कुंभी खूब, सब खूब, जाओ अयोध्या, जाओ जाओ अयोध्या जाओ। और क्या करोगे? जाके पैसे तो देके आओगे ना। मैंने एक बार बोला, मुझे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता तो मैंने कहा मैं एक कानून पास करता, कुछ करता क्या मत करता, मैंने कहा एक कानून बनाता। बोले कौन सा वाला? मैंने कानून बनाता कि जैसे मुसलमान 3 बार मस्जिद में जाता, कितने जाता नहीं है? 5 बार मुसलमान मस्जिद में जाता है, ये उसके लिए अनिवार्य काम है। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश में घोषित कर देता कि मध्य प्रदेश में जितने हिंदू रहते हैं इनको 10 बार मंदिर में जाना सवेरे से अनिवार्य है, 10 बार जाना अनिवार्य है। पर शर्त एक रहेगी, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, कोई व्यक्ति मिठाई नहीं चढ़ाएगा, कोई व्यक्ति नारियल नहीं चढ़ाएगा, कोई व्यक्ति पैसे नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ एक फूल चढ़ा के हर हिंदू आएगा। ऐसा कानून मैंने बना देता। क्या होगा? पैसे में चढ़ाना, नारियल और मिठाई में चढ़ाना, और जिसने चढ़ाया उसको सजा होगी 5 साल की। कैमरा लगा रहेगा मंदिर में सामने कि किसने पैसे चढ़ाया, किसने नारियल मिठाई चढ़ाया। नतीजा ये होता दोस्तों, 6 महीने के अंदर मंदिर छोड़ के सारे पुजारी भग जाते हैं। भग जाते कि नहीं भग जाते हैं? क्यों? मैं कोई बुरा काम थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो तुम तो एक ही बार जा रहे हैं यार, तुम्हें बोलता 5 बार जाओगे मेरे भाई। जैसे मियाँ 5 बार जाता है कि नहीं जाता, तो तुम भी 5 बार जाओ, मैं थोड़ी विरोध कर रहा हूँ। सुबह उठो फिर जाओ, 10 बजे फिर जाओ, 2 बजे फिर जाओ, 4 बजे जाओ, खाना खाते समय जाओ, हाथ जोड़ो भगवान के। पर ध्यान रखना वहां जो बैठा है उसको देखे कुछ बताना, एक फूल चढ़ाना ले जाए घर से, तुम्हारे घर का फूल चढ़ा भगवान जी, ठीक है आ जाना घर को। देखने वो बैठने वाला व्यक्ति वो बोलेगा यार साला क्या हो गया रे, सब भग जाएंगे, भग जाएंगे, भग जाएंगे। एक बहुत बड़ा इतिहासकार ने बहुत अच्छी बात कही, शासन चलाने वाले लोग, शासन चलाने वाले लोग जिन पर वो शासन करते हैं उनको धर्म का नशा पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? धर्म का नशा। आज जो बीजेपी कर रही है, लोधी को, कुंभी को, तेली को, नाई को, धोबी को, सुनार को, सुतार को, इनको धर्म का नशा पिला दिया बस, धर्म का नशा। अजय नौकरी गई, इंजीनियरिंग किया हुआ बेटा सड़क पे खाली घूम रहा है, पीएचडी की हुई बेटी सड़क पे खाली घूम रही है, एमए एमएससी किया हुआ बेटा बेटी सड़क पे खाली घूम रही है, उसका कोई लेना देना नहीं। मेरे बेटे को नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी कैसे मिलेगी, कोई लेना देना नहीं। सारी नौकरी खत्म कर दी गई है, निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट लाइफ ला दिया गया है, इनको धर्म का नशा पिला दिया गया। ये बोलते मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। कार्ल मार्क्स कहते थे इस बात को कि धर्म अफीम का नशा है, ये जिसको पिला दिया जाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये हमारे ओबीसी को धर्म का नशा पिला दिया किसने? मोदी ने। रोजगार गए, 2 करोड़ रोजगार देंगे इसकी बात कही थी। कितनी बात कही थी? 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रत्येक वर्ष, ऐसी बात मोदी ने 14 में कहा था। दोस्तों 2 करोड़ रोजगार तो बहुत दूर की बात है जी। उन्होंने जब आया इस देश में तो अपने देश में कानून था, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में श्रम मंत्री रहते हुए कानून बनाया था, लेबर एक्ट। उस कानून का मतलब ऐसा था कि अगर कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, उसमें 6000 मजदूर काम करते हैं, तो 3 शिफ्ट में काम करेंगे, 2-2 हजार मजदूर 3 शिफ्ट में 8 घंटा काम करेंगे। मोदी जी ने कानून को बदला बाबा साहब अम्बेडकर के, इन्होंने कहा कि 8 घंटे नहीं, और फैक्ट्री में काम करने वाला जो मजदूर होगा वो 12 घंटा काम करेगा। बाबा साहब का एक बना हुआ नियम बदल दिया इनने, 8 का 12 कर दिया। नुकसान क्या हुआ सुन लो, नुकसान हुआ कि 2 फैक्ट्री
3 शिफ्ट में चलती थी, वो 2 शिफ्ट में आ गई, है नहीं? बार तो 24 शिफ्ट आ गई, पहले 8 या 24 होती थी, अब 2 3 6 होते थे, 3 शिफ्ट चलती थी, अब 1 शिफ्ट बंद हो गई। यानी एक फैक्ट्री से 2000 मजदूर काम करने वाले निकाल दिए गए। ऐसे पूरे देश में 2.5 करोड़ लोग कोरोना के समय मोदी जी ने निकाल दिए। नौकरी दी नहीं, उल्टी छीन ली कि नहीं छीनती। और जब हमारा MA MSc BSc इंजीनियरिंग किया लड़का लड़की गए कि रोजगार दो मोदी जी रोजगार दो, तो अमित शाह कहते हैं कि देश में रोजगार कुछ नहीं है, ऐसा करो जिस गांव में रहते हो वहां पर चौक में जाओ, भजिया की दुकान लगा लो, खत्म करो। भजिया की दुकान, भजिया समय तो पकौड़ा बोलते हैं उसको, हिंदी भाषा में गाँव में भजिया बोलते हैं। अब पकौड़ा बोलेगा तो गाँव आदमी समझता नहीं है, हाँ बोलते भजिया बनाओ। MA MSc BSc इंजीनियरिंग करने के बाद भजिया बनाओ, तो भजिया ही बनाना है, पकौड़ा ही तलना है, तो फिर MA MSc क्या करना है? अनपढ़ आदमी भजिया बना देता है कि हाँ? तो ये तुमको कुल मिला के शिक्षा से दूर करना चाहते रहे मेरे भाई। ये लड़ाई जो 24 के आगे खड़ी हुई है, ये आखिरी लड़ाई है। अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद की आखिरी लड़ाई है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी वहीं पहुंचा दी जाएगी जहां पे तुम्हारे दादा आए थे। इसकी तैयारी कर रहे हैं मोदी जी, ध्यान रखना। ये लड़ाई अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को मोदी जी वहीं पहुंचा देंगे जहां से तुम्हारे दादा आए थे। कहां से आए थे? कहां थे तुम बताओ? हमारे दादा कहां रहते थे? हमारे दादा गांव में रहते थे, है कि नहीं? हमारे दादाजी गाय भैंस चलाया करते थे, हल चलाया करते थे, बैल बंडी से ऊपर कोई काम ही नहीं था। क्यों भाई? OBC के लोग तेज करते थे कि नहीं करते थे? गाय भैंसी हल बैल बकरी, इससे ऊपर हम नहीं थे OBC के आदमी। ये तुम्हारे जो गोंदिया शहर में OBC के लोग सरकार की नौकरी करने आ गए होंगे, मास्टर डॉक्टर बाबू इंजीनियर चपरासी बनके, वो अपने दादा का इतिहास उठाना। तुम्हारे दादा गांव में क्या करते थे? गाय बकरी बैल भैंसी हल, इससे ऊपर कुछ नहीं था तुम्हारे पास। फूले साहू अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया, आज तुम इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, मास्टर हो गए, बाबू हो गए, चपरासी हो गए, साहब हो गए। मोदी जी कहते हैं हमको पसंद नहीं है, तुमको वहीं ले जाएंगे जहां पे तुम्हारे दादा आए हुए थे। 80 के लोग ये कहां थे? कहां थे बताओ? भरने जी अजी गांव के बाहर थे, बाबा साहब ने अंदर ला दिया, अभी ला दे कि नहीं? और गांव के बाहर भी थे तो जानवर से भी बेकार थे, जानवर भी नहीं थे। जानवर कम से कम लोग आने देते घर पे, छप्पर पे, इनको आने भी नहीं देते, पानी भी नहीं पीते, छूने भी नहीं देते, इतनी बुरी पोजीशन में। और आदिवासी जो जंगलों में था, थोड़े बहुत आदिवासी आ गए ना में शहर में, तो तुमको वहां पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी। ये उनका हिंदू राष्ट्र है, इसको ध्यान रखना, हिंदू राष्ट्र और कुछ नहीं है। खासकर मैं OBC के लोगों से कुछ ना कहना चाहता हूं, जो हिंदू राष्ट्र खड़े खड़े कूद रहे हो, तुमको 6 महीने में ही मोदी जी का हिंदू राष्ट्र समझ में आ जाएगा। हर कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी हैसियत क्या है। शिवाजी महाराज जिससे बलशाली राजा भारत में कोई भी नहीं था, अरे उस राजा को भी इन्होंने बख्शा रहे, तुमको बख्शना नहीं बख्शेंगे दोस्तों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय कांशीराम जी, इन्होंने जो लड़ाई खड़ी की बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई जो है सामाजिक है। फूले साहू अम्बेडकर का आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी। एक तरफ मनुवाद है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है, दूसरावाद कुछ भी नहीं है। 2 ही वाद है मैंने बताया, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। मनुवादियों के 2 दल 3 दल है उनके, शिवसेना भी उन्हीं का दल है और ये भाजपा उन्हीं का दल है, कांग्रेस भी उनका दल है। आपको लगता हो कांग्रेस उनका दल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस बोले अभी OBC के लिए खूब चर्चा करती है, कांग्रेस करती है ना। अभी कांग्रेस के नेताओं का भाषण सुनो तो लगता है कि इनके आंगन में अभी OBC वाले आ गए। ये बोलते हैं हम OBC की जनगणना करेंगे। 1950 से लेके तुम्हारा शासन था, तुमने कभी OBC की जनगणना ही नहीं की, ठीक है? तुमने कभी प्रस्ताव नहीं लाया OBC की जनगणना करो। और इस देश में OBC को आरक्षण नहीं देने का काम जो किया वो कांग्रेस ने किया, मालूम है आपको बात? बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 अनुच्छेद लिखा OBC के लिए, कभी उस पर कांग्रेस ने चर्चा ही नहीं की, कभी चर्चा नहीं की। बीजेपी तो कहती है कि हमको आरक्षण देना ही नहीं है, वो तो छोड़ दो। पर जो कांग्रेस आज आरक्षण की वकालत कर रही है, जब इनके हाथ में 54 साल मौका था तो इनने OBC को कोई दिया ही नहीं। जब माननीय कांशीराम जी ने पार्टी बनाई, हमारे 3 सांसद जीत कर आए और 3 सांसद जीतने की वजह से इस देश की राजनीति उलट पुलट हो गई। VP सिंह नाम का आदमी पहली बार प्रधानमंत्री बना तो VP सिंह की सरकार नहीं बन रही थी। हमारे पास 3 सांसद थे, बहन कुमारी मायावती, मोहन सिंह फलियावाला और रामकृष्ण यादव, ये 3 हमारे सांसद थे।
वीपी सिंह ने कहा कांशीराम जी मैं समर्थन चाहता हूं आपका। कांशीराम जी ने कहा भाई देखो मैं अवसरवादी नेता हूं। क्या बोला? मैं अवसरवादी नेता हूं, मेरे पास 3 सांसद है, मेरी 3 शर्त है। एक सांसद की एक शर्त रहेगी, 3 शर्त पूरी करोगे तो मैं तुमको समर्थन दूंगा, नहीं तो चलाओ सरकार अपनी। बने नहीं रही थी, कांशीराम जी ने समर्थन दिया, 3 शर्त रखी। पहली शर्त क्या थी? कांग्रेस कितने बदमाश है ये सुन लो। आज जो कांग्रेस की बात करते हैं मैं तुमको इतिहास बताना चाहता हूं कितने बदमाश है कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का कानून लिखा जिस पर इस देश की सरकार चलती है, लेकिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कभी भी इन्होंने बाबा साहब का फोटो नहीं लगाया। लगाया क्या? नहीं लगाया। कांशीराम जी ने कहा मेरी पहली शर्त वीपी सिंह जी कि आपके रहते रहते इस संसद भवन में बाबा साहब की फोटो होना चाहिए। ये पहली शर्त वीपी सिंह ने कहा, कांशीराम जी लग जाएगी। दूसरी शर्त मेरी यह है कि इस देश में सबको भारत रत्न दिया गया, सबको दिया गया। बल्ले मारने वाले को दिया, टिप्पणी खेलने वाले को दिया, सहनाई बजाने वाले को दिया गया, लेकिन जिसने इस देश का कानून लिखा उसको भारत रत्न नहीं दिया गया। दूसरी मेरी शर्त है कि बाबा साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। वीपी सिंह ने कहा ठीक है। तीसरी मेरी शर्त है कि मंडल कमीशन लागू होना चाहिए। मंडल कमीशन समझते हो आप लोग ना? ओबीसी, आज ओबीसी ओबीसी चिल्लाते हो कि नहीं आप लोग? ये ओबीसी मंडल कमीशन के माध्यम से लागू हुआ था। तो जब ये मंडल कमीशन यानी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, दो तो बड़ा सादा काम था जी। बाबा साहब की फोटो टंग गई, वीपी सिंह ने टंगाई, कांग्रेस ने टंगाई। बाबा साहब को भारत रत्न मिला, किसने दिया बताओ? कांग्रेस ने दिया क्या? नहीं बताओ किसने दिया? कांग्रेस ही बोल रहे ना बाबा साहब को मान रहे, संविधान बचा रहे, ये कर रहे वो कर रहे। तो तुम्हारे पुरखों ने क्यों नहीं दिया बाबा साहब को भारत रत्न? अजी वीपी सिंह ने भारत रत्न दिया बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। और तीसरा बड़ा कठिन काम था ओबीसी को आरक्षण देने का, क्योंकि अभी नौकरी चाकरी का मामला था। तो वीपी सिंह टाल रहे थे, देख लेंगे, ये कर लेंगे होंगे। कांशीराम जी समझ गए कि वीपी सिंह लागू नहीं करेगा, ओबीसी को बेवकूफ बना देगा और मेरा आंदोलन ओबीसी के लिए है। इसलिए कांशीराम जी ने कहा कि देखो तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा मैं, तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। और देवीलाल जो थे वो उस समय उप प्रधानमंत्री थे, उन्हें देवीलाल के साथ एक मीटिंग किया बोर्ड क्लब पे, एक सभा बुलाई और कांशीराम जी ने बोला कि अब तो ताऊ बोलेगा, लाल किले से तौलेगा। जैसा ही कांशीराम ने बोला कि अब तो ताऊ बोलेगा, लाल किले से तौलेगा, वीपी सिंह ने घोषणा कर दिया कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देते हैं। किया कि नहीं किया? अरे ओबीसी के लोगों तुमको आरक्षण भी मिला है, ये बहुजन समाज पार्टी की वजह से मिला है, कांग्रेस की वजह से नहीं मिला। और जब ये आरक्षण पर चर्चा हुई, क्योंकि जब कोई कानून लागू होता है उसमें चर्चा होती है संसद में, तब राजीव गांधी जो थे वो जिंदा थे 1990 में। और ओबीसी के खिलाफ में सबसे ज्यादा लंबा भाषण वीपी सिंह की सरकार में अगर किसी सांसद ने दिया उसका नाम राजीव गांधी है। पढ़ लेना, कार्रवाई आज भी निकाल लेना, 1989 की कार्रवाई निकालना और उसमें बोला राजीव गांधी का भाषण सुनाई है 1989 में। इस देश में जब ओबीसी के लिए पहले बार आरक्षण लागू करने की बात आई तो राजीव गांधी ने इस देश में सबसे ज्यादा हमारा विरोध किया ओबीसी के लोगों का। आज ये ओबीसी के लोग बोलते हैं, ये कांग्रेस वाले बोलते हैं हम ओबीसी को आरक्षण नहीं बोलते। बेवकूफ बना रहे तो हमारे को, हाँ जी, पूरे समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ हमारे चाटुकार नेता जिनको इतिहास मालूम नहीं कांग्रेस का, है कि नहीं है? दोस्तों भाजपा कांग्रेस दो अलग पार्टियां नहीं है। बाबा साहब ने कहा है, ये कांशीराम जी ने कहा है कि दोनों पार्टियां एक एक दुकान है, एक भतीजे की, एक भाई की, इधर है उधर है, यहाँ से खरीदते वहां से खरीदते, इनके पास माल है। और अभी ये पूरा ऐसा ही करने में लगे, मीडिया देखो तो वही बताते हैं, एक तरफ राजीव गांधी और राहुल गांधी, एक तरफ नरेंद्र मोदी। बोले बस ये दो पार्टी भारत में रह गई है, तीसरी कुछ नहीं। अरे बहुजन समाज पार्टी तीसरा नंबर की पार्टी है। कौन सी नंबर की पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी तीसरा नंबर की पार्टी आज भी है। ये वंचित वंचित कहीं नहीं है जी, ये वंचित वंचित कहीं नहीं है। वाकोला तक थी, ठीक है नहीं, वाकोला तक थी। ये पीछे पीछे घूमते हैं अभी कांग्रेस वालों के, गाड़ी वालों के, हमको दो एक हाथ सीट, और ये कांग्रेस वाले हमारे पीछे घूम रहे कि नहीं घूम रहे? तो नेशनल पार्टी कौन है बताओ आप लोग, सोचो। गाड़ी फगाड़ी के चक्कर में मत पड़ो, इनका कोई विचारधारा वाला मामला नहीं। विचारधारा का नाम मामला जो है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। और कोई पार्टी देश में अगर अम्बेडकरवाद का झंडा दरबार करती है, उसका झंडा बुलंद करती है, तुम वोट दो चाहे ना दो, उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। बहुजनवाद का झंडा बुलंद कांग्रेस नहीं करती, करती है क्या? करती है बताओ। बहुजनवाद का झंडा बुलंद राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं करती। बहुजनवाद का झंडा बुलंद अगर इस देश में कोई करती है उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। बहन तुम्हारी मायावती है कि नहीं है? और अभी तुमको घुमाया जा रहा है जैसे मुसलमानों को घुमाया गया था एक बार, भाजपा पे डराया गया, कांग्रेस में वोट दिला देते, मुसलमान आज तक उसका भुगतान भुगत रहा है कि नहीं भुगत रहा है? वैसा तुमको डरा देंगे भाजपा को, देखो वोट दो कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट देना मतलब मनुवाद की बी टीम को वोट देने का है।
अरे तुम पूरे 5 साल बाबा बाबा चिल्लाओ, पूरे 5 साल बाबा बाबा चिल्लाओ, और वोट देने का नंबर आया तो फिर बोलो बाबा साहब आज तो माफ कर मुझे। अजी जमा क्यों नहीं हुआ? अरे पूरे 5 साल, अभी 14 अप्रैल आएगा, मैं जानता हूँ गोंदिया की 14 अप्रैल को पूरे गांव भर लोग दिखते सफेद कपड़े पहनने वाले। अजी दिखते कि नहीं दिखते? अजी और सबके हाथ में बाबा साहब का झंडा नीला वाला पड़ा, नारा बाबा साहब का विजय सो, बाबा साहब का विजय सो, बाबा साहब का विजय सो। नारा विजय नहीं हुआ बाबा साहब का कभी आज तक? नारा ही भरा है कि नहीं? तुमको एक बात मालूम है कि नहीं? कार्ल मार्क्स नाम का एक आदमी था, जानते हो? पढ़े लिखे लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स को, जानते कि नहीं? जानते हो कार्ल मार्क्स को? ये पश्चिम का बड़ा विद्वान था कार्ल मार्क्स। वो चाहता था अमीरी गरीबी का फासला मिट जाना चाहिए, और इसके लिए उसने किताब लिखा दास कैपिटल। और ऐसी बहुत सारी किताबें लिखते रहता था, धन के बारे में भी, धन के बारे में लिखता था कि धन कैसे आएगा, कैसा होना चाहिए, ऐसी किताब लिखता था। पर वो पश्चिम का सबसे गरीब आदमी था। 7 लड़कों में 5 मर गए भूख से। 7 लड़के थे उसके, कितने? कार्ल मार्क्स के 7 लड़के थे, 5 भूख से मर गए। तो उसकी मां ने एक बार कहा कि बेटा तू धन के बारे में लिखता है, बोले धन कमाता नहीं। बोले कार्ल मार्क्स को बोला उसकी मां ने कि बेटा तू धन के बारे में किताब लिखता है, बोले और तेरे बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं, धन कमाता ही नहीं। बोले तो वैसा ही महाराष्ट्र का मामला है। महाराष्ट्र में सत्ता की चर्चा करते हैं, सत्ता लाते नहीं। महाराष्ट्र में सत्ता की चर्चा करते हैं, सत्ता लाते नहीं। सत्ता वाले में कुछ नहीं लगता जी। 11 लाख वोट है भंडारा लोकसभा में, 11 लाख वोट है। कितने वोट है इस बार? जो मतदाता वोट डालेंगे लगभग 11 लाख डालेंगे। 11 लाख वोट में 3.5 लाख वोट अकेले बुद्धिस्ट समाज का है। 3.5 लाख अकेले बुद्धिस्ट समाज का। सर दूसरे को छोड़ो, अभी ओबीसी को। नंबर 1 पे कुंभी का वोट है लगभग 4 लाख, और 3.5 लाख वोट अकेले बुद्धिस्ट समाज का है कि नहीं? शेड्यूल कास्ट का 3.5 लाख वोट है। ये 3.5 लाख लोग जब घर से निकल जाए वोट मांगने के लिए, तो तुम्हारे बाजू वाला गोवारी भी वोट देगा कि नहीं देगा? तुम्हारे बाजू वाला गोंड भी वोट देगा, तुम्हारे बाजू वाला तेलुगु भी नहीं धोबी भी वोट देगा। 1 लाख वोट तुमको ऐसे मिल जाएंगे। 3.5 में 1 लाख वोट मिल जाए, 4.5 लाख मिल जाए, 4.5 लाख में खासदार बन जाता है। बन जाता कि नहीं बन जाता है? अजय बन जाता है। पर ये 3.5 वाले इकट्ठे नहीं है उत्तम भैया, क्योंकि इनने गाना सुन के रखे, भीम के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर। इनने गाना सुन के रखे ना भाई, भीम के लगते जिगर आधे इधर और आधे उधर। या आधे इधर आधे उधर रहेंगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। बाबा का हाथी खड़ा होता है तो कितना वोट मिलता है? 50,000। कितना मिलता है? 50,000। संख्या कितनी है? 3.5 लाख। 3.5 लाख वोटर है जी, लोक संख्या नहीं। 3.5 लाख वोटर है शेड्यूल कास्ट के भंडारा लोकसभा में। ये 3.5-4 लाख वोट अगर इकट्ठा हो जाए बाबा साहब के नाम पर ईमानदारी से, और इसलिए मैं बोलता हूं कि महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब को मानते हैं, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाबा साहब को मानते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। क्योंकि 14 अप्रैल को आएगा तो बराबर साहब सब दिखेंगे, बड़ा नए वाला कपड़ा पहन लेंगे, एकदम सफेद झक वाला। है कि नहीं? ऐसा लगता है कि इससे बड़ा अम्बेडकरवादी यार पूरे गोंदिया में नहीं है कि नहीं? यही सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी है। और फिर 14 अप्रैल हुआ तो वो लड़का के ऑफिस में दिखता है, वो भाजपा के ऑफिस में दिखता है, वो कांग्रेस के ऑफिस में दिखता है, फिर वो गांधी जी की दुकान में दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। तो बाबा साहब को आप लोग मानते हैं, बिल्कुल दिल से मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते हैं। जितना बाबा साहब को मानते हो उतनी अगर अपने बाबा साहब की बात मान ली तो समझ लेना दोस्तों कि दिल्ली में मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जितनी बाबा साहब को मानते हो उतनी बाबा साहब की बात मान लो कि जाओ अपने घरों के दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है, और शासन करने के लिए अब तलवार तोप और बंदूक की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे हाथों में वोट का हथियार थमा दिया है। ये वोट हमारा शासन करने का हथियार है। इस हथियार का अगर आपने सही उपयोग नहीं किया तो टुकड़े बाबा क्या बोलते देखो। राष्ट्र संत टुकड़ू महाराज है, राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज है, उनने ग्राम गीता नाम की किताब लिखी है। टुकड़ू महाराज क्या बोलते हैं? अरे मत दुधारी तलवार। एक अभंग टुकड़ू जी महाराज का ग्राम गीता में, अरे मत दुधारी तलवार, मत दुधारी तलवार। तलवार में 2 धार नहीं होती, एक ही होती है। भरने जी इस अभंग को बड़े ध्यान से सुनना। संत जी ने क्या कहा, भरने जी कहा है? अरे मत दुधारी तलवार, मत दुधारी तलवार। तलवार में एक ही धार होती है, लेकिन टुकड़ा बाबा क्या बोलते हैं कि वोट रूपी तलवार में
दो धार है। अरे मता दुधारी तलवार करारे सही सही वापर, नहीं तो उल्टी पड़ तुमच्या वर। अगर इस तलवार का तुमने सही उपयोग नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन पे आके उल्टी पड़ेगी। हमने इसका सही उपयोग नहीं किया इन 75 वर्षों में, और इसलिए ये तलवार हमारे गर्दन के ऊपर उल्टी आके पड़ गई कि नहीं पड़ गई दोस्तों। इसलिए इसका सही उपयोग करना है, सीधा उपयोग करना है। ऐसी बात कहने के लिए मुझे 20 सालों के बाद बुलाया गया। कितनी बार नहीं हो गया, खत्म ही करना है। नहीं हो गया, खत्म हो गया, मेरा भी टाइम हो गया, 10 बज गया है, और मुझे 20 सालों के बाद बुलाया गया। और भरने जी को मैं बुलाने के लिए बड़ा धन्यवाद देता हूँ, है कि नहीं। भरने जी को भी धन्यवाद देता हूँ, वासनी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, और हमारे सभी साथी को धन्यवाद देता हूँ कि 20 सालों के बाद, क्योंकि मुझे 2004 में बुलाया गया था एक बार जी। मुझे 2004 में एमपी से महाराष्ट्र में बुलाया गया था। मेरा भाषण सुन के पूरे भंडारा और गोंदिया जिले के इतने उबाल मार गया, इतना उबाल मार गया कि आप लोगों ने 1 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी को दे दिया। पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पर बहुजन समाज पार्टी। नतीजा क्या हुआ पता है कि जब विधानसभा के चुनाव आए तो मात्र 1300 वोट से भंडारा की सीट हारी। कारेमोरे, सुभाष कारेमोरे, मात्र जो अभी तुमसर का आमदार है, राजू कारेमोरे, वो मेरे से मिलता है, वो बोलता है भाव देख राजकारण बीएसपी ने सिखाया, बोले राकाल ने सिखाया। बोले आज भी बोलता मिलता मेरे से कि मैं तुम्हारी पार्टी का आदमी, भाव पार्टी कमजोर नहीं होती, बोले तो मैं पार्टी में जरूर रहता। बोले उसी समय 4 में चुनाव आ गया था। यहाँ पर भी हमको 25,000 वोट मिले थे, तिरोड़ा में हमको 35,000 वोट मिले थे, भंडारा में भी हम मात्र 1300 वोट से आ रहे थे, मात्र 1300 वोट से चुनाव आ रहे थे। अब उनने एनालिसिस किया कि यार ये हाथी जो 10,000 वोट लिया करता था, पता नहीं कौन आया कौन चिल्लाया, तो सब हाथी में चले गए। तो उन्होंने एनालिसिस किया कि आजाद शास्त्री आके चिल्लाया था, इसके गांव जाने में नदी पड़ती है कि नहीं। तो उन्हें बोर्ड टांग दिया, नो एंट्री, आजाद शास्त्री की नो एंट्री, है कि नहीं। इन्हें अब एंट्री दे दिया हमारे भरने जी ने भाषण के लिए, बाकी और कोई काम के लिए नहीं है कि नहीं है। वासनी जी ने भी एंट्री दी कि शास्त्री जी अब भाषण कर सकते हो, और बैंड जी से एंट्री मिली है वाली। अब बीच में कोई नहीं आ सकता, जो आएगा वो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि 20 साल में मैं कई बार पार्टी के बाहर गया हूँ, कई बार आया हूँ इसी चक्कर में कि कई बार ये बुलाते थे मेरे को, भरने जी आओ भाषण, तो मैं भी इतना ताल में तो मैं भाषण देता था। फिर उसका वीडियो भेज दे दिल्ली के ऑफिस में, देखो आज आप साथी दिल्ली बोले जी गोंदिया में भाषण दे रहा, बोले वहां से फोन आ गया, क्यों बोले तेरे को तो हमने नहीं बोले थे ना। मैंने बोला सर कैसा करता हूँ, उन्होंने बुलाया, मैं चला गया। मैंने कहा एक बार 2014 में तो ऐसा हुआ कि सोनू दास का उस पर केस दायर हो गया। 2014 में सोनू दास पे केस दायर हो गया, ये भरने जी पे केस दायर हो गया, और कौन कौन से ऐसे 4-5 लोगों पे केस दायर हो गया, क्योंकि इन्होंने एक इंजीनियर को भंडारा की नदी में उल्टा फेंक दिए थे। आजाद शास्त्री को तुम बैन क्यों करते हो करके इन पर गुना दाखिल हो गया लोकसभा चुनाव के समय। तो नारनौरे नाम का एक थानेदार था, उसने बोला तू कहां पर है, तेरी गाड़ी घूम रही है, तू चले जा मध्य प्रदेश में, नहीं तो तू भी जेल में डाल दिया जाएगा। मैं तुरंत भी निकल के भाग गया। दूसरे दिन फोन आ गया मेरे को दिल्ली से, आजाद शास्त्री तुम कहाँ हो। मैंने कहा सर मैं तो अपने घर में हूँ। नहीं बोले तुम भंडारा में हो। अब मैं घर में हूँ ऐसा बोला, तो मेरे बाजू में एक दिल्ली का अधिकारी बैठा था, उसने कहा ये सही में मेरे पास बैठा हुआ है, मैं बच गया। कहने मैं कई बार बचाऊ समझी चक्कर में, महाराष्ट्र एमपी के चक्कर में, है कि नहीं। तो मैं इस बार पुख्ता सर्टिफिकेट लेके आया हूँ कि अब मुझे महाराष्ट्र का कोई भी अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, ये छोटे मोटे फोटो खींचने वाले, क्योंकि तुम्हारा फोटो पहुंच गया है भरने जी, ये तुम्हारा जो है तुम्हारा पैम्पलेट जो है, ये पैम्पलेट परसों के दिन ही दिल्ली के ऑफिस में पहुंच गया है। और दिल्ली वालों ने बोला कि यार गौतम साहब से बात कर लो, जैसे उसने ऐसा बोला उसने रख दिया, समझ गया वो कि परमिशन बहन की तरफ से। ठीक है, अभी कोई रोक टोक नहीं है, कम से कम ये लोकसभा चुनाव तक जो भी उम्मीदवार होगा, बहन जी जिसको आशीर्वाद देगी आप उसको वोट देना, ठीक है ना। क्योंकि हमारे लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, बोले उम्मीदवार ऐसा है, उम्मीदवार तैसा है, बोले नहीं चाले नहीं। हाँ जी, पिछले बार भंडारा के लोगों ने मेंढा नाम के एक आदमी को सांसद बना दिया कि नहीं। अरे मेंढा ही है यार वो, है कि नहीं। मेरे को बताओ मेंढा को किसी ने बीजेपी में देखा था क्या? भाई गोंदिया में बीजेपी को जिनने वोट दिया वो मेंढा को देखा था किसी ने? नहीं देखा। मेंढा का मतलब होता है मेमने का बच्चा जो बोलता ही नहीं, पूरे 5 साल बोला ही नहीं संसद में जाके, बोला क्या? तो वो बिना देखे वोट देते हैं। उनको मालूम है आपको यार हमारे मोदी जी को वोट देना है। हम आदमी ढूंढते हैं, कैसा दिखते हैं, कैसा चलते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसे कपड़े हाथ में हैं, ऐसा समझते हैं। इन्हें बताया कि कैसे व्यक्ति को एमएलए बनाया था। मैं बताता हूँ आपको, मध्य प्रदेश में 11 एमएलए थे हमारे, 11। वो 11 एमएलए में गणेश बारी नाम का एक एमएलए था चित्रकूट का। गणेश बारी, बारी मतलब भाली थी, बाल काटने वाला। वो पत्तल बेचता था, पत्तल है पतवाली, पतवाली बेच बेच के वो एमएलए बन गया।
एक बार उसको हमने लाल बर्रा में बुलाया भाषण देने की। लाल बर्रा में बुलाया तो हमने भी सोचा हला एमएलए होगा तो बढ़िया कोट टाई बूट सूट होगा। जब आया तो आजाद शास्त्री से भी ज्यादा हालत खराब थी उसकी। और उसके पीछे 2 गनमैन वाले खड़े थे। तो मैंने बोला विधायक साहब कौन से? बोले ये वाले। बोले ठीक है। मैंने कहा बढ़िया ठीक है कि नहीं है? यानी इतने गंदे कपड़े थे मेरे भाई, रिक्शे वाले के भी उतने थे। और पैजामा एकदम ऐसे फटा टूटा वाला, और ऐसे ही गमछा था लाल वाला जैसे बिहारी डालते, और बाल भी ऐसे ही। उसके जेब में पैसे, बाद में वो जेब कट गया उसका। 2 बार एमएलए बनाने चित्रकूट से, 2 बार एमएलए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में कांशीराम जी ने कैसे कैसे आदमी को एमएलए बनाया। अजी कैसे कैसे आदमी, हमारे जैसा आदमी। अभी तो थोड़ा बहुत अच्छा घर बना लिया हमने ये घर को भरपूर की योजनाओं से। अगर आप आते हमारे घर में जब भरने जी पहले बार आए तो हम तो मुश्किल में आ गया, बैठा ले कहीं सकती को, कुर्सी भी नहीं थी हमारे घर में। जब पहली बार भरने आया मैंने पूरा बिछा दिया, बैठना है तो हम ऐसे बैठते भाई, है कि नहीं? पहली बार हमारे घर को आया जब पंकज बाबू ये आए थे, सोचा यार बड़ा भाषण देता लंबा लंबा, कोई बहुत बड़ा घर चल रहा, कुछ नहीं, मिट्टी का मकान था, 2 दीवारें 4 दीवारें खपरेल, और बैठने को कुछ भी नहीं था। ये जब आए तो मैंने बोरा बिछाया, मेरा बैठा मेरे भाई खटिया पे। मेरे जैसे आदमी को कांशीराम जी ने 2003 में टिकट देकर एमएलए बनने का रास्ता प्रशस्त किया, और मैं बन ही गया था। मात्र मैं 1500 वोट से 2003 में एमएलए का चुनाव हारा। यानी आज से लगभग 21 साल पहले, 25 साल की उम्र में ही मैं एमएलए हो गया था। अजय, जबकि हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा नहीं है, 4000 शेड्यूल कास्ट के लोग उत्तर, मेरे को समय 28-29 वोट मिले थे। यहाँ 40,000 है तो 4,000 वोट मिलते कि नहीं मिलते? मैं बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने कैसे कैसे लोगों को एमएलए बनाया, है कि नहीं? आज हमारी बहन जी पे तोहमत लगाते लोग, तोहमत लगाते लोग बहन जी पर। अरे बहन जी ने ऐसे ऐसे लोगों को सांसद बनाया जिनका कोई कुछ था ही नहीं, है कि नहीं? एक बार मैं तालकटोरा मैदान में कांशीराम साहब जी की जयंती थी, साहब उस समय जिंदे थे, बोल नहीं सकते थे, वो जिंदे थे। हमने आखिरी बार साहब को देखा। मैं उन कुछ नसीब लोगों में से हूँ जिसने कांशीराम साहब के साथ काम किया, उनके कई बार पैर छुए हैं, उनके मंचों पर मैंने भाषण दिया है। सर 2000 में माननीय कांशीराम जी भंडारा में हमने लाए थे, तब मैंने उनके मंच पर, कांशीराम जी के मंच पर भाषण दिया था। मैं उन खुश नसीब लोगों में से एक हूँ। मुझे साहब ने अपने हाथ से पहली बार टिकट दिया था, अपने हाथ से, और मेरे लिए हेलीकॉप्टर से प्रचार करने के लिए आए थे। मैंने जब गांव में बताया कि कांशीराम नाम का आदमी मेरे लिए हेलीकॉप्टर लेके आने वाला है, तो मैं गांव में सबसे हंसी का पात्र था। अरे बोले क्या बताता है, बोले कुछ भी इतना पागल मत बनेगा, बोले कुछ भी पागल पागल बात करता, बोले, है कि नहीं? क्योंकि तब बहन जी हमारे मुख्यमंत्री हो गई थी, साहब बहुत बड़े आदमी थे। लेकिन जैसे ही साहब का हेलीकॉप्टर उतरा हमारे गांव में, अरे लोगों ने कहा सही बता रहा था यार, सही में कांशीराम इसके लिए भाषण देने आया, और मेरे लिए साहब भाषण देने आए हुए थे। और जब गए साहब, मैं हाथ जोड़े खड़ा, तो मेरे को पूछते क्यों बच्चू कुछ है क्या, कुछ है क्या, मतलब पैसे है क्या? मैंने कहा के पैसे कुछ नहीं है। टमटा नाम का उनका सचिव था। उन्होंने कहा टमटा तेरे पास कुछ रखे, जितने रखे इसको दे दे। उसने डाला हाथ तो मेरे जेब में डाल दिया। साथ चले गए थे हेलीकॉप्टर बैठ पे, तो 12,000 गिना। मैंने पहली बार अपने जीवन में 12,000 रुपए देखे थे, और 12,000 से ही चुनाव लड़ा। मैंने 29,000 वोट लिए थे। ये उनकी पार्टी है, घोर गरीब लोगों की। हमारे जैसे कमजोर और गरीब और बेसहारा लोगों को कांशीराम जी ने बड़े बड़े पदों पे पहुंचाया। ये पार्टी के लोग क्या पूछते पता है? कितना पैसा लड़ने के लिए पूछते कि नहीं पूछते? अजय, बहन जी को बोलते पैसा लेके टिकट बेचती है। अरे हम बहुजन समाज से पैसे लेते हैं। ये जो चंदा बटा है उसमें है क्या बीएसपी का नाम? है क्या? मुझे बता। नहीं है। कांशीराम जी कहते थे जिनका सहारा होगा उसका इशारा होगा। हम पूंजीपतियों से पैसा लेंगे तो हमारी सरकार उनकी नीति बनाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। बहन जी जब मुख्यमंत्री थी और अदानी ने रिलायंस ने रिफ्रेश नाम की दुकान खोली थी सब्जी भाजी बेचने की। बहन जी ने बोला कि भाई अदानी अंबानी, अगर तुम मेरे प्रदेश में आके दुकान खोल के सब्जी बेचोगे तो ये मेरा मरार क्या करेगा? जो सब्जी भाजी बेचता है क्या करने वाला है? अजय, इसलिए पूरे देश में रिलायंस की रिफ्रेश दुकान लगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी उसकी दुकान नहीं लगाने दी गई। क्यों? क्योंकि उससे पैसा मायावती ने नहीं लिया। अगर पैसा लिया होता तो उसकी दुकान लगाई गई होती। मोदी ने पैसा लिया अदानी से और उसी के पैसे पे चुनाव लड़ता है, और इसलिए पूरे देश भर का ठेका उसको देता है। देता कि नहीं देता है? देता है। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। मोदी जी ने कहा मैंने बुलेट ट्रेन लाया। बोला कि नहीं जी, बुलेट ट्रेन लाया। बुलेट ट्रेन कहां से चलेगी? अहमदाबाद से
हैदराबाद से मुंबई चलेगी, अहमदाबाद से मुंबई चलेगी। बुलेट ट्रेन कहाँ खड़ा है? जापान से। जापान का प्रधानमंत्री आया, उसने साइन किया, कर्जा भी जापान से लिया। मोदी कितना होशियार है देखो, कर्जा 50 साल के लिए लिया गया है। मोदी को मालूम है कि कर्जा देने वाला भी 50 साल नहीं बचेगा, कर्जा लेने वाला 50 साल नहीं बचेगा। अजी 50 साल में ये भी नहीं बचने वाला, मैं भी नहीं बचने वाला, है कि नहीं? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और अगर किसी जापानी को याद भी आ गया भविष्य में कि हमारे पूर्वज ने कर्जा दिया था भारत को, तो जब तक वो जापान से मुंबई आएगा अपन बुलेट ट्रेन बैठेंगे और हमारा बात निकल जाएंगे, मिलेंगे, मुलाकात ही नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भी दूसरे दिन गंगा आरती थी। कहां पर? बनारस में। बनारस में हर शाम को गंगा आरती होती है। आप बनारस गए कि नहीं गए पता नहीं, मैं वहां रहा हूं 5 साल, मुझे मालूम है हर साल को गंगा की आरती होती है शाम को। वहां हजारों लोग गंगा की आरती में इकट्ठा होते हैं। मोदी जी ने वो जो आया था प्रधानमंत्री, उनको ले गया गंगा आरती पे और 3 घंटे गंगा आरती दिखाई। खत्म होने के बाद वो प्रधानमंत्री ने बोला जापान के कि मोदी जी तुम्हारे देश वालों के पास इतना ही टाइम है तो हमारी बुलेट ट्रेन भारत भाई का अरे 3 घंटे का देश का प्रधानमंत्री आरती घुमा रहा है तो ट्रेन लाया काय को? अरे हमारी ट्रेन तो टाइम कम करने की वाली है, बोले हमारी ट्रेन टाइम करने वाली है, कम टाइम वाली है, और तुम्हारे पास टाइम टाइम है, तुम 3 घंटे आरती घुमा रहा यार, तो मेरी ट्रेन क्या बोला? बोले भारत में। सोच लो क्या करना चाहते, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना चाहते, गोल गोल घुमाएंगे तुमको। और ये आखिरी बार है, ये चुनाव का आखिरी बार है। ये चुनाव पहले के चुनाव जैसे नहीं है जी कि किसी को भी वोट दिया कुछ भी हो जाए, ऐसा चुनाव इस बार का नहीं है। ये फाइनल है, फाइनल। सम्राट अशोक का राज आया था, 84,000 बुद्ध विहार बने थे, बने थे कि नहीं बने थे? सम्राट अशोक का राज खत्म हुआ, पूरे 84,000 तोड़ दिए गए। हर एक हाथ दिखता है क्या? दिखता है? एक बार दिखता है वहां पर गया में, एक दिखता है, बाकी सब तोड़ दिए गए। और एक वो जब राज खत्म हुआ तब से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम गुलाम रहे, यानी हम वो लड़ाई हारे। मौर्य राजा बृहद्रथ जब पुष्यमित्र शुंग से हारा और जब सत्ता बदली तो हमको 2000 वर्ष गुलाम रहना पड़ा। 2000 वर्ष गुलाम रहे। जब ज्योतिबा फुले आए, साहब महाराज आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए, तब हम लड़ाई जीते। और हम जीते तो 75 साल तक हम ठीक ठाक रहे। अब ये लड़ाई हम हारते हुए दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज की मानसिकता लड़ने की नहीं है क्या? हमारे समाज की मानसिकता लड़ने की नहीं है। पर सुनील भरने लड़ रहा है, मोहसिन खान लड़ रहा है, पंकज सिंह लड़ रहे हैं, तुर्को जी लड़ रहे हैं, आजाद शास्त्री लड़ रहे हैं। हम बताने आए, समझाने आए आपको। एक बार जंगल में आग लग गई। जब आग लग गई जंगल में तो जंगल के सारे प्राणी भागने लग गए। शेर, चीता, चित्तल जितने बड़े बड़े थे भागने लग गए। जंगल में छोटी सी एक चिड़िया थी, बाजू की नदी से वो चोट में पानी उठा के लाती सींच देती थी। पूरे बड़े बड़े प्राणी उस पर हंसने लगे, क्यों चिड़िया, तेरी एक चोट से बच जाएगा क्या? तेरी एक चोट से जंगल बच जाएगा? उसने कहा नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरे पानी सीखने से मेरी चोट में इतना पानी नहीं होता है, जंगल बचेगा नहीं। लेकिन याद रख, इस जंगल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम भागने वालों में, मेरा नाम लड़ने वालों में लिखा जाएगा। ये 2004 की कहानी, 24 की कहानी जब लिखी जाएगी कि बहुजन हार गया, मनुवाद जीत गया, तो इस कहानी में आजाद शास्त्री का नाम, मोहसिन खान का नाम, सुनील भरने का नाम लड़ने वालों में लिखा जाएगा। और जो गद्दार भाग गए हैं, इतिहास में तुम्हारा नाम गद्दारी में लिखा गया था कि इस जंग में तुम भाग गए थे, है कि नहीं है? इस जंग में तुम भाग गए थे। भाई मरना भी होगा तो लड़ते लड़ते मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं, मरना ही तो है। क्यों जी, एक दिन तो मरना ही सबको, नहीं मरना है। वो जो गए थे लड़ने के लिए, उनको मालूम था हम तो मरे चलिए रहे, और क्या मरेंगे इससे ज्यादा। और लड़के जीत गए, और हो सकता है कि संघर्ष में जीत जाए, हो सकता है कि आपका सहयोग मिला, आपका साथ मिला, तो संघर्ष में हमारी पार्टी जीत जाए, बहुजन समाज पार्टी, और हमारी बहन प्रधानमंत्री बन जाए। हो सकता है कि नहीं है? संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। होती है क्या अजी? संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। संघर्ष करते रहो दोस्तों, कभी न कभी रास्ता मिलेगा। इस बात के लिए आज ये कार्यक्रम रखा था। मैंने काफी ज्यादा बोला, मैं भी जानता हूं, इसलिए बोला भरने जी क्योंकि 20 साल तक तुमने बोलने नहीं दिया था, इसलिए मैंने बोल दिया। और आप लोगों ने सुना मेरी बात, तो जिनको समझ में आई इसको पहुंचाओ लोगों तक। धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी है। जय ज्योतिबा फुले, जय साहू महाराज, जय शिवाजी महाराज, जय गाड़गे बाबा।